everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं. पार्ट 1 में आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूरोप में वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुआ है. इंडस्ट्रीज के आने के पहले की बात कर लो, प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड, इंडस्ट्रीज कैसे आई, इंडस्ट्रीज के आने के बाद में वो इंडस्ट्रियल जो चेंज का पेस था वो कैसा था, हैंड लेबर और स्टीम पावर में क्या डिबेट थी, व्हाई द इंडस्ट्रियलिस्ट और द मर्चेंट्स प्रेफर हैंड लेबर, वो सारी चीजें, और आखिरकार वर्कर की क्या स्थिति थी, वो सब कुछ हमने अभी तक चैप्टर के पहले पार्ट में देख चुके हैं. प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में मैं उम्मीद करूं आपने वो पार्ट कंप्लीट किया है. अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा चैप्टर कुछ इस प्रकार था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले वाला टाइम पीरियड, हैंड लेबर और स्टीम पावर वाली चीजें, यानी कि इतना जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाली चीज थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम स्विच कर रहे हैं किधर, इंडिया की तरफ, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ चाहे वो यूरोप से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब यूरोपियंस यहां आ गए तो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहां आया होगा ना. तो यूरोपियंस जब इंडिया में आए तो इंडिया में क्या इफेक्ट हुआ, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या इंपैक्ट थे, पॉजिटिव नेगेटिव, वीवर्स, वर्कर्स, हर कंटेक्स्ट में इंडिया में इंडस्ट्रीज आई नहीं आई, तो इंडस्ट्रीज आई तो उनमें वर्कर्स कहां से आते थे, वर्कर्स की क्या स्थिति थी. ठीक उसी तरह से क्या सिखाया मैंने आपको कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, जस्ट द फैक्ट, फिगर्स, टाइम एंड द पर्सन चेंजेस. ठीक है, तो जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ, उसके अलग अलग डायमेंशंस थे, वैसे इंडिया में भी वही चीज पढ़ेंगे हम. फाइन, तो यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज वाला और फैक्ट्रीज कम्स अप, ये जो दो टॉपिक है ये आपको इंडिया का, स्पेसिफिकली इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो कैसी रही थी, उस चीज पे आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट देता है और उसी चीज को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे. समझ गए यहां तक क्या कहानी है? आई होप आपने लूप कनेक्ट कर लिया है. अब अगर हम बात करें आगे तो देखो, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप ये सारे पीपीटी नोट्स वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो. आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो प्लीज डू डाउनलोड, प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोडिंग नोट्स फ्रॉम देयर. आगे बढ़ते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज की अगर हम बात करें तो यहां आपको बहुत गहराई से चीज को समझना होगा. अब हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करने वाले हैं, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है, वो इंडियन पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे क्योंकि इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. तो इंडिया जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो इन कॉलोनीज में जैसे इंडिया है वैसे साउथ अफ्रीका, वियतनाम, अलग अलग जगह जहां जहां यूरोपियन पावर्स ने कब्जा किया था. अब क्योंकि यूरोपियंस ने अपने वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ला चुके थे, जो हमने अभी तक देखा चैप्टर में, तो यूरोपियंस ने जब अपने वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ला चुके थे तो उन्होंने जहां जहां वो गए वहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए होंगे, वहां भी इंडस्ट्रीज के इंपैक्ट हुए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें. फाइन, तो वही इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, इंडियन साइड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो देखते चलेंगे हम. क्लियर हुआ? तो वी विल टेक लुक ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एंड नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करेंगे कॉलोनीज की, स्पेसिफिकली हम हमारे देश की इंडिया की बात करेंगे, तो हम किस चीज पे नजर दौड़ाएंगे, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो बिल्डअप हो रही थी, और नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर. नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर मतलब क्या है कि जैसे वीवर्स वगैरह जो थे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा था. तो क्लोजली हम क्या करने वाले हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फोकस में रखते हुए पढ़ेंगे. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा टॉपिक हो गया, हमारा चैप्टर हो गया, उसमें हमने वेस्टर्न साइड देखा, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. अब इंडियन साइड देखने चल रहे हैं, तो इंडियन साइड में हम क्या करेंगे, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फोकस में रखते हुए देखेंगे. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फोकस में रखते हुए देखने का मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी, इंडस्ट्रीज के आने से, ठीक है, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर था जो कि इंडस्ट्रियलाइज नहीं था, वो कैसे अफेक्ट हुआ. ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे हम. मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आप बताओ इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर ली, तो आपने इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए आपने क्या करा, एक कोई सेक्टर उठा लिया, फॉर एग्जांपल आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उठा लिया और फिर इंडियन इकोनॉमी को उससे समझ रहे हैं. तो वैसे ही कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब कॉलोनीज में हुआ तो इंडिया में क्या इंपैक्ट हो रहा था, कॉलोनीज में किस तरह की स्थिति बन रही थी, वो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की रेफरेंस से समझेंगे. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जब बात कर रहे हैं ना, तो ब्रिटिश के आने से पहले, इन कॉलोनाइजर्स के आने से पहले, इंडस्ट्रीज के आने से पहले, देयर वाज द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. एक बोलते हैं ना गोल्डन एरा रहा है इंडियन टेक्सटाइल का. आपने क्लास 8 में पढ़ा है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ध्यान है अभी, लेकिन आपने पढ़ा होगा क्या, मसलिन क्लोथ्स हो गए, और उसके बाद में क्या होगा, जैसे ढाका का मखमल हो गया. तो ये जो फाइन क्वालिटी ऑफ वोवन क्लोथ्स रहते थे तो दे वर डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उस कारण से क्या है कि इंडिया का, जैसे आप जैसे देखोगे तो इंडिया के कपड़े की वैल्यू थी,
लोग तो क्या थे, पत्ते लगा लगा के घूम रहे थे यूरोपियंस, लेकिन इंडिया में जो कपड़ा बनता था तो इट वाज ऑफ रिच फाइन क्वालिटी एंड विच वाज बीइंग डिमांडेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो कोरस जैसे अगर आप बात करोगे क्लोथ जो है, तो वैसे तो कपड़ा हर सब प्रोड्यूस कर रहे थे, सारी कंट्रीज में हो रहा था, लेकिन जो वैरायटी की बात होती थी, जो क्वालिटी की बात होती थी, वो इंडिया में होता था। ठीक है, तो बिफोर द मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। ठीक है, तो सिल्क और कॉटन जो थे, इंडिया के सिल्क और कॉटन जो थे, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करते थे जब मशीन इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। देखो मशीन इंडस्ट्रीज ने कैसे खेल पलट कर दिया, इस चीज को अपने मतलब दिमाग में बैक ऑफ द माइंड लेके चलना इस क्वेश्चन को, कि जब इंडियन इंडस्ट्रीज का इतना दबदबा था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से या फिर यूरोपियंस के आने से इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इंडियन टेक्सटाइल, जिसकी द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल जिसे कहा जा रहा है, वो कैसे डिक्लाइन हो गई। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग के पीछे रखना इस सवाल को। तो सवाल ये आता है कि व्हाई एंड हाउ। पहले बात ये करते हैं कि इतना दबदबा क्यों था, उसके पीछे का कारण क्या। सिंपल सा ये था कि क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। मैंने बताया ना, कपड़ा तो सभी बना रहे थे, लेकिन जो क्वालिटी इंडिया का कपड़ा में थी वो कहीं और नहीं थी। तो सवाल बनता है व्हाई एंड हाउ द इंडियन हैंडमेड गुड्स डोमिनेटेड इंटरनेशनल मार्केट। तो द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। और दूसरी चीज क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट्स की जब क्वालिटी थी, तो अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो फिर आपका प्रोडक्ट तो दुनिया में कहीं भी बिकेगा। तो इट वाज बीइंग डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, डेटा क्या बताता, आर्मेनियन पर्शियन मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, इंडिया से गुड्स लेके दूर दूर तक ले जाते थे। ठीक है, उसके अलावा अगर सी ट्रेड की बात करें हम, तो वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स, सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स, मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन द बंगाल had trade links with Southeast Asian ports। ठीक है, हुगली हो गया। अब जैसे हम यहां पे बता रहे हैं क्या कि सूरत का नाम दिया है यहां पे, सूरत जो है, तो सूरत क्या कर रहा है, सूरत ने इंडियन टेक्सटाइल की सूरत बदल के रख दी थी। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न साइड से, जैसे अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न साइड से सूरत पोर्ट जो है, तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या कर रहा था, सूरत सप्लाई करता था। फिर वही मसूलीपट्टनम हो गया, हुगली हो गया। तो ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यूरोपियंस के आने से पहले, मशीन इंडस्ट्रीज आने से पहले ये सिलसिला था। ठीक है, तो साउथ ईस्ट और इधर पूरा ईस्टर्न साइड में क्या होता है, इन पोर्ट्स से ट्रेड होता था। सो दीज वर द रीजन। पूछा ना कि व्हाई एंड हाउ वर द इंडियन हैंडमेड गुड्स डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट, तो दीज आर द रीजन। कैसे कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड दे वर बीइंग डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज आर द डेटा विच शोज कि हाँ इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। आगे अगर बढ़ोगे तो अब ये तो समझ में आ गया हाँ सर कि क्यों इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करता था इंडियन प्रोडक्ट, क्योंकि क्वालिटी थी और डिमांड की जाती थी। अब कैसे करता था, प्रोडक्ट के पैर थोड़े निकल आते थे कि दौड़ दौड़ के चले जाता था कि मैं आ रहा हूं। प्रोडक्ट पहुंचता कैसे थे, तो आप ये देखोगे कि भले ही इंडस्ट्रियल लाइन पे चीजें ऑपरेट नहीं हो रही हो, लेकिन एक सिस्टम बहुत रोबस्ट था। वो क्या था, तो वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्वड इन दिस नेटवर्क। तो एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना था, जिसके चलते इंडियन गुड्स जो है तो दे वर बीइंग सप्लाइड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्या हो रहा है, सप्लाई मर्चेंट्स होते थे, तो दे लिंक्ड द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन। मतलब जैसे बताया कि सूरत से जाना है वेस्टर्न वर्ल्ड में क्लोथ्स, तो सप्लाई मर्चेंट्स क्या करते थे, पोर्ट टाउन्स को इनलैंड सिटीज से जोड़ते थे, अंदर अंदर देश में जहां जहां वीविंग होती थी तो इनलैंड रीजन से जोड़ते थे। दे गेव एडवांस टू द वीवर्स। अब यहां वीवर्स बैठे कपड़ा यहां बना रहे हैं, तो वीवर्स को एडवांस देते थे, वीवर्स कपड़ा बनाता था, वही सप्लाई मर्चेंट वापस पोर्ट टाउन तक ले जाता था, वहां से बिकता था। ठीक है, प्रोक्यूर्ड द वोवन क्लॉथ from the weaving village and carried to the supply to the ports तक पहुंच गया। at the port big shippers and export merchants होते थे, तो big shippers और export merchants खरीदते थे। ठीक है, they had brokers who negotiated the price and brought goods from the supply merchants operating inland। तो ये सप्लाई मर्चेंट जो अंदर से पोर्ट तक सामान लाते थे, उनसे खरीदा जाता था, फिर वो दूसरे देशों में पहुंचाते थे। तो बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक रोबस्ट नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वो रोबस्ट नेटवर्क जो था वो इस पोजीशन को, इंडियन टेक्सटाइल को इस पोजीशन देने में सक्षम बनाते थे। ठीक है, समझ में आया। तो हाउ द इंडियन हैंडमेड गुड्स डोमिनेटेड इंटरनेशनल मार्केट, सो दिस वाज द वे थ्रू व्हिच द इंडियन टेक्सटाइल डोमिनेटेड, इंडियन हैंडमेड गुड्स डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। फाइन, आगे अगर बढ़े हम तो बाय द 1750s दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन। 1750 आते आते, लेकिन ये जो जिस चीज पे हम गर्व कर रहे हैं, जिस चीज को मैं बहुत ऐसा एकदम लहरा लहरा के बता रहा हूं ना, वो जो सिस्टम था इंडियन नेटवर्क का, ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल का जो एज था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब आप बोलोगे हे मां माता जी ऐसा क्यों हो गया, तो कारण क्या था, सिंपल सा कि विद द कमिंग अप ऑफ यूरोपियंस, जब यूरोपियंस इंडिया में आए
ठीक है, वो आए ट्रेडर बनके, लेकिन उन्होंने यहां का पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसको चौपट कर गए। तो ये मेन पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज पढ़ रहे हैं हम। कॉलोनीज में आप क्या देख रहे हो, यूरोपियंस के आने के पहले की स्थिति ये थी, स्पेसिफिकली हम टेक्सटाइल सेक्टर को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का लोहा माना जाता था। लेकिन वो टेक्सटाइल सेक्टर विथ टाइम क्या होता है, इट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस आ गए थे। अब यूरोपियंस ने ऐसा आके क्या कर दिया सर, तो यूरोपियंस ट्रेड करने आते हैं, पॉलिटिकल पावर लेते हैं, पॉलिटिकल पावर लेने के बाद में पूरे के पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को क्या कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड विच प्रूव्ड टू बी डिसएडवांटेजियस फॉर इंडियन वीवर्स एंड द इंडियन सिस्टम, रादर दे क्रिएटेड अ यूरोपियन सिस्टम टू फेवर देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को फेवर देने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे इंडियंस को फायदा ना हो, यूरोपियंस को फायदा हो। कैसे, क्या, वो सारी चीजें आपको सब्सिक्वेंटली समझ में आएगी। देखो, तो कमिंग अप ऑफ यूरोपियन कंपनीज एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंडियन सिस्टम। आप सोचते होंगे कि हमारे यहां ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने सब कुछ किया, लेकिन हिस्ट्री ऐसी नहीं है। हिस्ट्री ऐसी है कि यूरोप से एक्सपेडिशंस निकले, तो क्या तो फ्रांस, क्या तो पोर्टुगल, क्या तो डच, क्या तो ब्रिटेन, सभी कंट्रीज से टीम बनती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी, इस टाइप से। और ये टीम बनती थी, समुद्र में जहाज उतार देते थे, उसमें लटक जाते थे कि चलो एक्सपीडिशन पे निकलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं, तो इन सर्च ऑफ इंडिया एंड इन सर्च ऑफ अदर, कह सकते हैं इन सर्च ऑफ अदर फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर्स, दे केम इन एशिया, ईस्ट एशिया, इधर जाना शुरू कर दिया, स्पाइसेस की तलाश में, टेक्सटाइल की तलाश में। ठीक है, इन सारी चीजों की तलाश में ट्रेड करने के लिए यूरोप से बहुत सारे ऐसे जत्थे निकले कि चलो सामान खरीद के लाएंगे। तो यहां पे वही बताया गया कि कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो आप जैसे देखोगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया की तरफ निकल के आई, इंडिया की तरफ, एशिया की तरफ, ईस्ट एशिया की तरफ। फाइन, ये सारी कंपनीज आती हैं और ट्रेड के लिए आती है, इतना ध्यान रहेगा। अब होता क्या है, तो जब ये यूरोपियन कंपनीज आई ना, तो इन्हें यहां देख के ये तो चकरा गए कि भयंकर नेटवर्क फैला के रखा है लोगों ने। मतलब कि कुछ भी बड़े स्केल पे नहीं है, लेकिन सब अपने अपने स्केल पे काम करके एक बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम बनाए हुए हैं जहां पे काम चल रहा है। रोबस्ट मतलब एक तगड़ा सिस्टम है जहां काम चल रहा हो रहा है। तो ये यूरोपियन कंपनी जब आती है तो ये देख के सोचती है कि क्या किया जाए। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि औरंगजेब के कोर्ट में पहुंच गए, आपने देखा होगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वगैरह, तो दे गेन कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। तो लोकल कोर्ट जो होते थे, लोकल कोर्ट्स में जा जाकर उन्होंने बोला क्या कि हम बहुत दूर से आए, 7 समंदर पार करके आए, हमें थोड़ा सा कंसेशन दे दो ताकि हम भी ट्रेड कर पाए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि उन लोगों ने पहले सेंध लगाई। सेंध कैसे लगाई? यूरोपियन कंपनीज ने धीरे से अपनी एंट्री बना ली, पानी की तरफ फिसलते हुए वो अंदर घुस गए, और उन्होंने क्या, लोकल पोर्ट जो होते थे, जो लोकल नवाब हुआ करते थे, लोकल रूलर्स हुआ करते थे, उन लोगों से कंसेशंस ले लिए, और कंसेशंस लेके क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों से कंसेशन लेके अपना काम चलाना स्टार्ट कर दिया। अपना काम चलाना इन द सेंस कि उन लोगों से कंसेशन लेके खुद भी ट्रेड करना शुरू कर दिए, मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड। अब इनके पास में मोनोपोली राइट्स आ गए। मोनोपोली राइट्स क्या होते हैं, देखो समझो। मोनोपोली राइट्स मतलब कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन से एक ही कंपनी निकली होगी, बहुत सारी कंपनी लिखी होगी, तो वो आपस में लड़ा करते थे। तो उसके चलते उन्होंने अपनी कंट्री में भी मोनोपोली राइट्स ले लिए। क्राउन से क्या बोल दिया कि देखो मैडम, हम जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तुम किसी और को पीछे से मत पहुंचाना, कंपटीशन बढ़ जाता है, मजा नहीं आता है। ठीक है, तो इसके चलते क्या उन्होंने ऐसे मोनोपोली राइट्स भी लेना शुरू कर दिए। तो अब इसके चलते क्या है कि कंपटीशन तो ही लोकल मर्चेंट्स, अब लोकल मर्चेंट्स के सामने 1 to 1 खड़े कि आ जाओ, ब्रिटेन से हम आए ट्रेड करने के लिए, तुम इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, अब देखते हैं किसका ट्रेड चलता है। इंडिया के लोकल पोर्ट्स से उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर लिया था, कंसेशन लेना स्टार्ट कर लिया था। समझ रहे हो ना? तो यूरोपियंस ने इस तरह से क्या है, एंट्री मारी अपनी, कहां पे, इंडियन ट्रेडिंग, मतलब इंडियन ट्रेडिंग जो पूरा नेटवर्क था उसमें उन्होंने अपना क्या कर लिया, उस नेटवर्क में खुद भी लटक गए से एक जगह। समझ में आया? अब क्या हो रहा है, देखो इसका इंपैक्ट क्या हुआ। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। मैंने यहां जो बताया आपको क्या कि एक रोबस्ट सिस्टम जो था, एक नेटवर्क जो था वो डेवलप्ड था, और इस नेटवर्क में आप क्या देखोगे तो जैसे पोर्ट सिटीज सच एज बताया मैंने, मसूलीपट्टनम, हुगली, सूरत, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे, वेल डेवलप्ड थे, यहां पे पढ़ा ना हमने। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, यूरोपियन कंपनीज आती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये कंसेशंस वगैरह ले लेते हैं, सारी चीजें, वो लोग मोनोपोली राइट्स ले लेते हैं, लोकल कॉम्पिटिटर्स जो उनको कंपटीशन दे रहे थे लोकल इंडियन ट्रेडर्स को। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते देखने को मिलता है कि उन्होंने नए पोर्ट्स को ग्रो करवाना शुरू कर दिया। किसने? यूरोपियंस ने नए पोर्ट्स से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और जो पुराने पोर्ट्स थे जिनसे क्या होता था, जिनसे लोकल मर्चेंट्स वगैरह ऑपरेट करते थे, जैसे सूरत हो गया, हुगली हो गया, तो इनकी पोजीशन डिक्लाइन होने लगी। सूरत, हुगली वगैरह ये जो पोर्ट्स थे, इनकी पोजीशन डिक्लाइन होने लगी। अब जब इन पोर्ट्स की पोजीशन डिक्लाइन हो रही थी तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ देखो, तो एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली। तो इन पोर्ट्स से जितना एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट अब कम होने लगा। पॉइंट समझना, यहां पे एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं,
यहां से हम एक ऐसे फ्लो में घुसेंगे कि आपको सारी चीजें एक के साथ दूसरी जुड़ती हुई समझ में आएगी। पूरा का पूरा आपको ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि कैसे इंडियन ट्रेडिंग नेटवर्क जो है यूरोपियंस के आने से कैसे डिसरप्ट हुआ था। ठीक है, सारे पॉइंट्स लूप में कनेक्टेड है, आपको बस समझते चलना है यहां से। ठीक है, फ्लो बनाए रखना। तो अब क्या हो रहा है कि यूरोपियंस आए, यूरोपियंस ने आने के बाद में कुछ कंसेशंस लिए, लोकल मर्चेंट्स के साथ में कंपटीशन में उतर आए, और उसके इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रेडिंग सेंटर इनिशियली थे वो डिक्लाइन होने लगे। तो जैसे हुगली हो गया, सूरत हो गया, इन पोर्ट्स का डिक्लाइन होना हुआ। अब पोर्ट्स जब डिक्लाइन हुए तो उन पोर्ट्स से जो एक्सपोर्ट होता था, जो ट्रेड होता था, वो भी डिक्लाइन हुआ। तो जो लोग उस ट्रेड पर डिपेंडेंट थे, जैसे वो जो बैंकर्स थे, वो जो मर्चेंट्स थे, वो सभी लोग क्या होने लगे, बैंकरप्ट होने लगे। तो ठीक है, लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकरप्ट। ठीक है, मतलब उन लोगों का धंधा चौपट होने लगा। क्यों? मतलब आपकी एक दुकान है, आपके बाजू में क्या है, किसी दूसरे ने दुकान खोल दिया, उसकी दुकान चलने लगी, आपकी दुकान नहीं चल रही है, तो आपकी दुकान ठप होगी नहीं होगी? वही हुआ। तो यहां पे क्या होने लगा, दुकान ठप होने लगी इंडियन मर्चेंट्स की। जो लोकल ट्रेडर्स वगैरह जो हमेशा से ऑपरेट कर रहे थे, उनकी दुकान ठप होने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कंपनीज आई थी, तो यहां से बहुत सामान खरीद खरीद के ले जाते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में तो लोग क्या है, पत्ते लगा के घूम रहे थे वहां, उन्हें क्या पता था खाना क्या होता है, स्पाइसेस तो थे नहीं उनके पास। तो इस कारण से क्या है कि इंडिया का जैसे स्पाइसेस, टी, कॉफी, टेक्सटाइल, इसकी बहुत डिमांड थी यूरोप में, तो ये यूरोपियंस खूब खरीद खरीद के ले जाते थे। अब दिखती बात है, उनको ग्राहक मिल रहा था, तो वीवर्स जिधर ग्राहक मिल रहे थे, बार्गेनिंग कैपेसिटी थी, तो वीवर्स मतलब शुरुआती दौर में इन्होंने पैसा भी अच्छा दिया, और जब पैसा अच्छा दे रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो पुराना सेक्टर था वो डिक्लाइन होने लगा था हमारा। समझ में आया यहां तक? आगे देखो क्या है। तो विद द डिक्लाइन इन द पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली, सूरत एंड हुगली जो ट्रेडिशनल पोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हुए। अब ऐसा थोड़ा ना कि अपने पीठ पे सामान लेके तैर तैर के चले जाएंगे यूरोपियंस, इन्हें भी ट्रेड करने के लिए दूसरे पोर्ट्स तो चाहिए रहेंगे ना। तो मैंने बताया कि उन्होंने नए पोर्ट्स ग्रो करे, तो जैसे बॉम्बे और कलकत्ता। अब यहां पे एक चीज बता दो, बॉम्बे पता है, बॉम्बे दहेज में मिला था ब्रिटेन के एक प्रिंस को, 10 रुपए के उसमें लीज पे दहेज में मिल गया था, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? तो सोचो उस समय की बात बता रहा हूं, बहुत 18 सेंचुरी की। तो उस समय पे क्या है, जैसे बॉम्बे इनको मिल गया था, बॉम्बे आइलैंड था ऐसा, तो बॉम्बे को डेवलप करा उन्होंने। कलकत्ता में पहुंचे तो कलकत्ता में क्या, हुगली पोर्ट को उन्होंने उतना तवज्जो ना देते हुए कलकत्ता पोर्ट को डेवलप किया। तो विद द डिक्लाइन इन सूरत एंड हुगली पोर्ट, देयर वाज द राइज इन बॉम्बे एंड कलकत्ता पोर्ट। बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट में राइज देखने को मिल रहा था, सूरत और हुगली पोर्ट जो डिक्लाइन हो रहे थे। फाइन, ये हो रहा था। दिस शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड पोर्ट्स टू द न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। जैसे अब आपको मतलब ये सिंबॉलिक वो था, इसका मैसेज था। क्या सिंबॉलिक मैसेज था कि जैसे जैसे पुराने पोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे थे, नए नए पोर्ट्स ग्रो हो रहे थे, कलकत्ता और बॉम्बे और सूरत और हुगली जो है डिक्लाइन हो रहे थे, तो ये क्लियर इंडिकेशन था, मैसेज था क्या, कि पावर शिफ्ट हो रही है, पावर चेंज हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है, पावर चेंज हो रही है। तो ट्रेड through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships। ये चीज भी ध्यान रखना होगा आपको, ये जो ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships। तो अब जो ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ये पोर्ट्स को ही ग्रो किसने कराया, यूरोपियन कंपनीज ने कराया, तो ये जो ट्रेड हो रहा था इसमें यूरोपियन शिप्स थी, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, सब कुछ यूरोपियन डोमिनेशन के चलते चल रहा था। तो व्हाइल मेनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स्ड, तो जो ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस थे वो तो कोलैप्स होने लगे। ठीक है, दोज that wanted to survive had to now operate within the network shaped by European trading companies। तो अब इन्होंने क्या बोल दिया, ये मेरा इलाका है। ठीक है, उस टाइप से यूरोपियंस बोलने लगे। तो अब जिन्हें जैसे बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर जो ट्रेडिंग हाउसेस थे, तो वो तो क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। लेकिन जिन्हें अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाए रखना था, तो उन्होंने क्या किया, जिन्हें अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाए रखना था, तो उन्होंने फिर क्या, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के अंडर में काम करना शुरू करा कि ठीक है भैया, जैसे इनकी इच्छा उस तरह से काम चलाएंगे। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के अंडर में रहकर फिर काम करना शुरू कर दिया। समझ गए? तो हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिशियंस। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो बदलाव आए इतने सारे, इन बदलाव से हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड आर्टिशियंस। वीवर्स और आर्टिशियंस की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई, दिस इज द पॉइंट, कि ये जो बदलाव आया पूरा, कि हाँ पावर शिफ्ट हो गई है, इकोनॉमिक पावर की बात करें, ट्रेडिंग पावर्स की बात करें, ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस वगैरह कोलैप्स हो गए, तो इसका इंपैक्ट जो है वीवर्स और जो दूसरे आर्टिशियंस थे, आपको एक चीज तो समझ आ गई क्या, कि यूरोपियंस के आने से एक ये जो इंपैक्ट आपने देखा किसके ऊपर, कि ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस जो थे, ओल्ड मर्चेंट्स जो थे, ओल्ड सप्लाई मर्चेंट्स जो थे, उन लोगों का तो धंधा चौपट हो गया। लेकिन अब बात आ रही है कि वीवर्स और आर्टिशियंस, ये पोर्ट में शिफ्ट होना मतलब क्या है, कि जो पूरा का पूरा वो था, क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशनल सिस्टम था, वो तो ठप कर दिया यूरोपियंस ने। लेकिन जो उस ऑपरेशनल सिस्टम को ऑपरेशनलाइज
करके रखते थे। जान कौन थी? वीवर्स थे ना। वीवर्स कपड़ा नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा? तो ये वीवर्स और आर्टिशियंस के ऊपर भी कुछ इंपैक्ट हुआ था क्या? तो अब हम वो चीज पढ़ेंगे क्या कि व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। अब यहां पे मैं आपको कहानी दो हिस्सों में बताऊंगा। देखो क्या हो रहा है ना, यूरोपियन ट्रेडर बन के आए, ट्रेडर बनकर उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पावर को ऐसे दर्शाया कि उन्होंने ओल्ड पोर्ट्स को डिक्लाइन करके न्यू पोर्ट्स को एक तरह से स्टैब्लिश करा, और उस तरह से वो शिफ्ट इन ट्रेडिंग पावर्स देखने को मिल गया। वहां तक सही है, लेकिन यूरोपियंस अभी भी ट्रेडर थे, अभी भी ट्रेडर थे। तो ट्रेडर सिर्फ इतना कर सकता है कि वो सामान खरीदेगा, सामान बेचेगा, और सामान खरीदेगा तो खरीद, जो जिससे खरीदेगा सामान, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो क्यों देगा? तो आपका ट्रेड, आप ट्रेडर हो, आपने अपना सिस्टम जो है, जो बोलते हैं ना ऑपरेशनल सिस्टम, जो उस पर मजबूती बना ली, लेकिन आपको वो गुड्स जो जिसमें आपको ट्रेड करना है, वो गुड्स तो आखिरकार वीवर और आर्टिशियन से खरीदना पड़ेंगे। और वीवर और आर्टिशियन अपना गुड्स किन्हें बेचेंगे? जिसको उन्हें बेचने की इच्छा होगी। समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो यहां पे क्या है, अभी जब तक यूरोपियन सिर्फ ट्रेडर थे तो उन्होंने माना कि पोर्ट में, ऑपरेशंस में अपनी महारत हासिल कर ली थी, लेकिन क्या है कि गुड्स अभी भी उनको क्या करना पड़ते थे? वीवर से ही खरीदना पड़ते थे, और वीवर्स के आगे झुकना ही पड़ता था। लेकिन जब ये यूरोपियन कंपनीज पावर में आ जाएगी, पॉलिटिकल पावर में, ट्रेडर थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर वो यूरोपियन कंपनीज पॉलिटिकल पावर में आ जाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, इन लड़ाइयों के बाद आपने क्या देखा? इन लड़ाइयों के बाद में ये कंपनीज जो है, तो इन्होंने कंपनी ने दीवानी राइट्स वगैरह ले ली। हिस्ट्री में पढ़ा है कि ध्यान है, इन कंपनीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इन कंपनीज ने वहां के रूलर वगैरह जो है पपेट बना लिया, रूलर से कंसेशन लेना चालू कर दिया, खूब पैसा कमाने लगे। रूलर से बोलने लगे कि क्या हमें टैक्स फ्री ट्रेड करने का मौका दो। तो जब इनके पास में पॉलिटिकल पावर आने लगती है ना, तब चीजें बदलती है बहुत ज्यादा। समझ रहे हो कहानी? फ्लो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि इंडियन टेक्सटाइल का एक दौर था, ठीक है, एक दौर था, लेकिन वो इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन देखने को मिलता है विद द कमिंग अप ऑफ यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन कंपनीज के आने से कैसे उन्होंने जो ऑपरेशनल सिस्टम था, पोर्ट्स वगैरह थे, उस पर कंट्रोल कर लिया। वहां तक चीजें समझ में आई है। अब इंडियन टेक्सटाइल और किस तरह से इफेक्ट होती है, या फिर इंडियन कह सकते हैं जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो कैसे इफेक्ट होता है, तो वीवर्स और आर्टिशियंस जो थे ना, उनकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट हुआ, वो कैसे इफेक्ट हुआ यूरोपियंस के आने से, वो समझेंगे हम। तो उसे दो फेज में समझो। पहला फेज तो क्या रहेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पॉलिटिकल पावर नहीं थी, मतलब सिर्फ ट्रेडर थे, और दूसरा फेज तो यह रहेगा जब उनके पास में पॉलिटिकल पावर आ जाती है। तो दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है वो समझना, कैसे इंपैक्ट होता है वो समझना। ऐसे समझ में आया ना? क्वेश्चन बनता है यहां पे कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ओवर द वीवर्स बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द वीवर्स बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो अब आपको बताना रहेगा उस समय पे क्या है कि देखो, जब पॉलिटिकल पावर गेन नहीं करी थी, सिर्फ ट्रेडर थे, तो ट्रेडर थे तो क्या करेंगे? गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे। और ब्रिटेन में इंडिया के गुड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, ये मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि फाइन क्वालिटी, डिमांड ज्यादा थी। तो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड, तो वहां पे ब्रिटेन में उनकी खुद की कोई इंडस्ट्री थी नहीं, वो इंडिया से सिर्फ गुड्स ले जाते थे और वहां बेचते थे, और इंडियन गुड्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। और जब बहुत ज्यादा डिमांड थी तो उस कारण से क्या, उनको लड़ना पड़ता था सप्लाई के लिए कि हमें दे दो यार, हम बेचेंगे हमारे ब्रिटेन में ले जाके। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या है, इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, तो देयर वाज कंपटीशन फ्रॉम द फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स हु compete in the market to secure woven clothes। तो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, बहुत सारे थे, फ्रेंच भी थे, डच भी थे, पोर्टुगीज भी थे, हमारे खुद के अपने लोकल ट्रेडर्स थे। तो सबके बीच में क्या करते थे, जो अच्छी कीमत देगा सामान उसको बिकेगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पॉलिटिकल पावर गेन नहीं करी, उसके पहले ये सिचुएशन थी कि इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटेन में आई नहीं थी, तो यहीं से गुड्स ले जाते थे सारे। और जब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा थे, तो इसके चलते क्या होता था, कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा थे, तो इसके चलते वोवन क्लोथ के लिए, सप्लाई के लिए मारामारी होती थी, ठीक है, खींचातानी होती थी। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, देखो इसका इंपैक्ट पहले समझ लो। थोड़ा द इंपैक्ट ऑन वीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड द पॉलिटिकल पावर, द सिचुएशन वाज एडवांटेजियस टू वीवर्स। वीवर्स की पांचों उंगलियां जो थी वो घी में थी। कैसे पांचों उंगलियां घी में थी? क्योंकि व्यूअर्स को पता था इतने सारे लोग हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आपस में मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो जो मुझे सबसे अच्छी कीमत देगा मैं अपना प्रोडक्ट उसको बेचूंगा। उसे कोई डर नहीं था, ठीक है, उसको तो सब ट्रेडर की तरह ही दिख रहे थे ना। तो डिमांड फॉर द इंडियन फाइन टेक्सटाइल वाज वेरी हाई, सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी बैक इन यूरोप, तो उसके चलते क्या है कि कंपनी चाहती थी ज्यादा से ज्यादा उन्हें रॉ मटेरियल मिले, ज्यादा से ज्यादा उन्हें वोवन क्लोथ्स मिले, ताकि वो वोवन क्लोथ्स को यूरोप में बेच के पैसा कमा पाए। तो कंपनी हर कीमत पर खरीदना चाहती थी,
इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स ड्यू टू कॉम्पिटिशन। लेकिन सिर्फ अकेले वही मैंने बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग बैठे थे ताक लगा के कि हम खरीदे सामान, तो उसके चलते कंपटीशन बहुत ज्यादा था। एंड ड्यू टू द कंपटीशन द वीवर एंड द सप्लाई मर्चेंट्स कुड बार्गेन एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। ठीक है, तो जो वीवर्स थे, जो सप्लाई मर्चेंट्स थे, वो इस तरह से कुछ थे कि पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कंपटीशन है, तो जो सबसे अच्छी कीमत देगा मैं उससे अपना सामान बेचूंगा। समझ में आया? देखो मैंने फेज 1 बताया आपको ये वाला, कि फेज 1 जो था उसका इंपैक्ट क्या था। फेज 1 ऐसा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब पॉलिटिकल पावर नहीं थी, उसके पहले क्या स्थिति थी। अब फेज 2 में आ जाओ, ज्यादा खुश मत हो। फेज 2 में क्या होता है, जैसे ही क्या है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, इन लड़ाइयों के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन करना चालू कर ली। जैसे कलकत्ता से मतलब वो जो बंगाल प्रोविंस थी वहां से उसने जब पॉलिटिकल पावर गेन करना शुरू करी, तो उसके बाद आगे क्या होता है, आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर, इट कुड असर्ट अ मोनोपोली राइट टू ट्रेड। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आ गया, पॉलिटिकल राइट्स आ गए। पॉलिटिकल राइट्स मतलब क्या है कि पावर का तो नशा ही अलग होता है, तो यहां पे क्या, इट कुड असर्ट द मोनोपोली राइट टू ट्रेड। उन्होंने क्या बोला, ए चलो फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज सब हटो, अब हम ट्रेड करेंगे सिर्फ। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे मोनोपोली राइट्स असर्ट कर ली कि नहीं, दूसरे ट्रेडर्स को हम ट्रेड ही नहीं करने देंगे। क्यों? मेरे पास पावर है, पॉलिटिकल पावर है, मैं यहां का करता धरता हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करवाऊंगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल राइट्स असर्ट करे किस तरह के, कि हमारे पास मोनोपोली होना चाहिए ट्रेड की। तो उन्होंने बोला सबसे पहले कंपटीशन खत्म करो, बहुत इतराते हैं वीवर्स और सप्लाई मर्चेंट्स। अब जब कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, हम ही रहेंगे, तो हमें कोई बेचना पड़ेगा, वो चीज करी। ठीक है, इट प्रोसीडेड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन, कंट्रोल कॉस्ट्स एंड एंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। तो हमने क्या बात करी कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, रेगुलर सप्लाई होना चाहिए गुड्स की। ठीक है, कॉटन एंड सिल्क गुड्स मिल जाए, कंपटीशन को कंट्रोल किया जा सके। ये सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने डेवलप किया। कैसे डेवलप किया, ये देखो, ये समझ में आ रहा है ना। फेज 1 में क्या स्थिति थी वो। अब फेज 2 की अगर बात करें, फेज 2 में क्या हो रहा है देखो, तो हाउ डिड कंपनी एलिमिनेटेड कंपटीशन, कंट्रोल कॉस्ट एंड एंश्योर्ड रेगुलर सप्लाईज। तो पावर पा लेने के बाद में, ठीक है, हाउ डिड द कंपनी प्रोसीडेड, या फिर हाउ डिड द कंपनी एलिमिनेटेड कंपटीशन, कंट्रोल द कॉस्ट एंड एंश्योर्ड रेगुलर सप्लाईज वंस इट गेट द पावर। एक बार पॉलिटिकल पावर आ गई, उसके बाद में क्या खेल किया कंपनी ने, दिस इज द क्वेश्चन। फाइन, तो अब देखो क्या है, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड। सबसे पहले कंपनी, तो मैंने आपको जो बताया, उन्होंने देखा कि बहुत कंपटीशन, यार कंपटीशन खत्म करो सबसे पहले। ठीक है, तो फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और जो इंडियन ट्रेडर्स थे, इन सबको उन्होंने मार्केट से बाहर निकाल दिया कि मैं यहां का पॉलिटिकल पावर होल्ड करने वाला इंसान हूं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है तो ट्रेड भी मैं ही करूंगा, बाकी तुम सब निकल जाओ जल्दी पतली गली से। तो इस तरह से क्या है कि सबसे पहली चीज जो करी उन्होंने, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, टू कंट्रोल द कॉस्ट और टू इंश्योर रेगुलर सप्लाईज और टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन, उन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, ब्रोकर्स वगैरह जो थे, इन सबको एलिमिनेट किया। इन सबको एलिमिनेट किया, जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो लड़ाइयां होती है, कौन सी लड़ाइयां, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर वगैरह होती है, वो लड़ाई उसी के चलते होती है। किसके के चलते, कि वो चाह रहे थे, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, दूसरे सारे कंपटीशन को खत्म किया जाए। तो पहली चीज उन्होंने यही करी, दे एस्टैब्लिश मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। वीवर्स के साथ में और डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। कैसे, तो दे मेड द पोस्ट ऑफ गोमास्तास। अभी गोमास्तास क्या है, गोमास्तास समझना। तो देखो बता रहा हूं, एक मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए। वो क्या मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए कि उन्होंने पहले कंपटीशन को खत्म किया, कंपटीशन खत्म करने के बाद में उन्होंने वीवर्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा वीवर किसी को सामान बेचे ना। तो उन्होंने गोमास्ता अपॉइंट किया। गोमास्ता कौन है, क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर में। तो गोमास्तास आर अ पेड सर्वेंट, ठीक है, अपॉइंटेड। गोमास्तास वर द पेड सर्वेंट अपॉइंटेड टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स। समवॉट सिमिलर टू दी वसूली भाई। ठीक है, कैसे वसूली भाई के साथ जैसे सिमिलर है। तो ये क्या होते थे, गोमास्तास ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स होते थे। और ये ऑफिसर्स का काम क्या होता था कि ये वीवर्स के पास जाएंगे, वीवर्स से बोलेंगे मतलब वीवर्स से बोलेंगे कि तुम्हें इतना सामान का ऑर्डर मिला है, तो तुम इतना सामान बनाओगे, इस क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें खराबी नहीं होना चाहिए, मैं इतनी तारीख को कलेक्ट करने आऊंगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, कंपनी ने क्या किया, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले कंपटीशन को एलिमिनेट किया और वीवर्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया विथ गोमास्तास। ठीक है, गोमास्तास की मदद से उन्होंने क्या कर दिया, वीवर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी को लिंक कर दिया। मतलब ऐसा मान सकते हो कि गोमास्तास बिकेम द ब्रिज बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द वीवर्स। तो इनके वीवर्स के पास से पूरा सामान लाना, ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाना, और सारा मैनेजमेंट गोमास्तास ने संभाला। तो गोमास्तास वर दी पेड सर्वेंट्स। समझ में आ गया।
फिर क्या करते हैं दूसरी चीज, और क्या क्या करा इन्होंने, टू एलिमिनेट कंपटीशन, कंट्रोल कॉस्ट एंड टू इंश्योर रेगुलर सप्लाईज। ठीक है, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। दूसरे जो बायर्स थे, दूसरे बायर्स मतलब क्या है कि जैसे सामान लेने के लिए तो इंडियन ट्रेडर्स भी खड़े हैं, सामान लेने के लिए फ्रेंच भी खड़े हैं, पोर्टुगीज भी खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं। तो अगर इन लोगों को बेच दिया तो वीवर्स ने, तो कंपनी ने क्या बोला कि वीवर्स को फंसाओ किसी भी तरह से। कैसे फंसाया जाए वीवर्स को, तो कंपनी ने क्या किया, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। हाउ, तो थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। कंपनी ने एडवांस दे दिए। क्या, अब जैसे मान लो कि मुझे किसी ने एडवांस दे दिया तो अब मैं उसके लिए काम करूंगा ना, समझ में आ रहा है, मैं दूसरा काम कैसे ले पाऊंगा, क्यों, क्योंकि किसी ने एडवांस दे दिया तो मुझे उसका काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा। तो यहां पे ब्रिटिशर्स ने तुरुप का इक्का खेल गए। उन्होंने सबसे पहले तो कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया, और जो बचा कुचा कंपटीशन था, जिन्हें डर था कि शायद कहीं इन्हें सामान ना बेच दें वीवर्स, तो कंपनी ने उन वीवर्स को क्या कर दिया, एडवांस दे दिया। अब तो मैंने एडवांस दे दिया, नहीं 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 नहीं, रखना ही पड़ेगा और अब काम करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, और अब वो काम करना पड़ेगा बोल तो दिया है, और पीछे से लगा दिए गोमास्तास, क्या कि अगर ये काम नहीं करे तो जाओ डंडे मारो जाके। तो वही चीज होती है। तो यहां पे क्या होता है, दूसरी चीज जिससे उन्होंने कंपटीशन को एलिमिनेट किया, फिर कॉस्ट को कंट्रोल किया। देखो कॉस्ट ऐसे भी कंट्रोल होगी कि एडवांस दे दिया तो प्रोडक्ट बनने के पहले ही सब तय हो गया कि इतनी कीमत रहेगी, इतनी कीमत में तुम्हें हमें ही बेचना है, किसी और को नहीं बेच सकते हो। तो अब जो वीवर्स के पास पहले बिफोर गेनिंग पॉलिटिकल पावर क्या बार्गेनिंग पावर थी ना, वो जो बार्गेन करने का स्कोप रहता था वो स्कोप रह ही नहीं गया वीवर्स के पास, समझे। तो वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड द वीवर वर गिवन लोन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन। ठीक है, दोज हु टुक लोन्स हैड टू हैंड ओवर द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड टू द गोमास्तास। जिसने लोन लिया है, जिसने एडवांस लिया है, तो अब जो एडवांस लिया तो सामान बना के गोमास्तास को देना पड़ेंगे। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, और वो सामान जो बनाया तो दूसरे ट्रेडर को नहीं बेच सकते हो, क्योंकि तुमने एडवांस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नमक अदा करो। ठीक है, तो उस टाइप से क्या है, अब वो फंस गए। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ देखो, तो अब समझ में आ रहा है, देखो कहानी फनल डाउन हो रही है। मैंने बोला था ना, अगर फ्लो बनाए रखोगे तो सारी चीजें एक साथ चलती रहेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर यूरोपियन कंपनीज पहले मान लो जब आती है इंडिया में, तो वो यहाँ के लोकल नेटवर्क को डिसरप्ट करती है। ओल्ड पोर्ट्स डिक्लाइन होते हैं, न्यू पोर्ट्स इमर्ज होते हैं, और इस कारण से जो ओल्ड नेटवर्क था वो डिक्लाइन हुआ। चलो नेटवर्क के कंटेक्स्ट में तो हमने देख लिया कि डिसरप्शन हो गया। वीवर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ था, तो वीवर्स की स्थिति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर गेन करने से पहले और पावर गेन करने के बाद, दोनों केसेस में अलग अलग रही। पावर गेन करने से पहले पॉलिटिकल पावर जब नहीं थी तो वो वीवर्स के लिए एडवांटेजेस था, क्योंकि वो बार्गेनिंग एंड पे थे। लेकिन जब पॉलिटिकल पावर आ गई उनके पास में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना स्टार्ट किया कि धीरे धीरे कंपटीशन को एलिमिनेट किया। उन्होंने एडवांसेस, सिस्टम ऑफ एडवांसेस के थ्रू क्या कर दिया, ये इंश्योर कर लिया कि कंपनी वीवर्स विल नॉट डील विद अदर ट्रेडर्स। और ये पूरे स्थिति में इंपैक्ट क्या हुआ, इस पूरी स्थिति में जैसे अगर आप इंपैक्ट दे दोगे तो द सिस्टम क्रिएटेड बाय ब्रिटिश स्टार्टेड मेनी प्रॉब्लम्स। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि इसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। कैसे, वीवर्स हैड टू एंगेज ऑन द फुल टाइम बेसिस। नॉर्मली होता था वीवर्स के पास में कोई खेत वेत होता था तो खेत में काम करते थे, वीविंग करते थे, एक साइड इनकम आ जाती थी, अपना जीवन हंसी खुशी जी रहे थे। लेकिन अब एडवांस ले लिया, लालच बुरी बला है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एडवांस ले लिया तो अब उसे अपनी खेती बाड़ी छोड़ के पूरे परिवार के साथ मिलकर वीविंग करना पड़ती थी, क्योंकि टाइमली डिलीवरी देना पड़ती थी। वो तो इंडस्ट्रियल सिस्टम बन रहा था धीरे धीरे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि फुल टाइम बेसिस पे काम करना पड़ता था, और अगर काम नहीं कर पाए तो देयर वर क्लैशेस बिटवीन दी वीवर्स एंड गोमास्तास। तो गोमास्तास और वीवर्स के बीच में लड़ाई हो जाती थी। अब ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पे कि वीवर्स और गोमास्तास के बीच में लड़ाई क्यों हो जाती। देखो, तो वीवर्स जो थे ना, वीवर्स क्या थे, वीवर्स मान लो कभी कोई बीमार हो गया, कभी टाइमली डिलीवरी दे नहीं पाए, तो पहले क्या सिस्टम था, पहले वीवर्स किसके साथ डील करते थे, सप्लाई मर्चेंट्स के साथ में, लोकल मर्चेंट्स के साथ में। वो लोकल मर्चेंट हो सकता है उनका पड़ोसी हो, वो जानता उन्हें समझता हो, तो बहुत लीनियंट होते थे। बुरे समय में वो लोकल मर्चेंट्स इन वीवर्स की मदद कर देते थे। लेकिन यहां तो अब क्या हो रहा है, गोमास्ता तो एक पेड सर्वेंट है, गोमास्ता को वीवर से कुछ लेना देना नहीं है। गोमास्ता को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके ऑर्डर सबमिट करना है, तो गोमास्ता क्या करता था, अगर यहां कुछ डिलेज होते थे तो इनकी चमड़ी उधेड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था, आपको ये देखने को मिलता है कि दिस सिस्टम क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि देयर वर मेनी इंस्टांसेस ऑफ क्लैशेस बिटवीन दी वीवर्स एंड गोमास्तास। दीस गोमास्तास वर डिफरेंट फ्रॉम दी सप्लाई मर्चेंट्स। सप्लाई मर्चेंट्स जेनरस थे, लोकलाइज थे, वो जानते थे, दुख दर्द को समझते थे, लेकिन गोमास्तास को इससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, द न्यू गोमास्तास वर आउटसाइडर्स विथ नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विथ द विलेज। गांव के साथ में उनका कोई सोशल लिंक नहीं था, उन्हें सिर्फ गांव में आके अपना सामान लेना था। तो दे एक्टेड एरोगेंटली, marched into the villages with sepoys and peons and punished weavers for delays in supply, often beating and flogging them. ठीक है, तो इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से आपको देखने को मिल रहा है कि
स्थिति बड़ी खराब हो गई। तो इंपैक्ट वीवर्स के ऊपर आप देखने को मिलेगा। तो वीवर्स गॉट इनटू द ट्रैप, वीवर्स जो है फंस गए। अब वीवर्स फंस गए तो अब क्या है, या तो टाइम पे डिलीवरी दें, मतलब देखो टाइम पे डिलीवरी देना चाहिए, लेकिन अब यहां पे क्या है, बहुत अनजस्ट तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा जा रहा था। तो वीवर्स जो है, तो वीवर्स ने बहुत मतलब बुरे समय को देखा। कैसे बुरे समय को देखा, तो द वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइजेस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स। अब ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो वी आर इन दी लास्ट फेज ऑफ दिस टॉपिक। दिस टॉपिक मतलब कि हम वीवर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ उसको आखिरी में समझ रहे हैं। अब तो पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि वीवर्स के ऊपर जो भी इंपैक्ट हो रहा है, वीवर्स जिस भी स्थिति में पहुंच रहे हैं, उस स्थिति तक पहुंचने के पीछे क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल पावर गेन करना, पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद उन्होंने कंपटीशन एलिमिनेट किया, कंपटीशन एलिमिनेट करने के साथ साथ उन्होंने गुमास्तास को अपॉइंट किया, गुमास्तास के साथ साथ उन्होंने सिस्टम ऑफ एडवांस डेवलप किया। और इनमें जब वीवर्स फंस गए तो वीवर्स की स्थिति क्या हुई कि द वीवर लॉस्ट देयर स्पेस टू बार्गेन। जो पहले वो बार्गेनिंग का स्पेस रखते थे कि जो अच्छी कीमत देगा उसे सामान बेचेंगे, लेकिन अब वो फंस चुके थे। ठीक है, द प्राइसेस दे रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वाज मिजरेबली लो, बहुत, क्योंकि कंपनी तो एडवांस दे दिया तो अब बार्गेनिंग का स्कोप है नहीं, और जो कंपनी जिस कीमत पे खरीद रही थी वो बहुत कम कीमत पे खरीदती थी। तो वीवर्स को ऐसा लगता था इससे तो अच्छा काम नहीं करो। ठीक है, मिजरेबली लो, द लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी। और एक बार जो लोन एक्सेप्ट कर लिए ना, तो यहाँ पे क्या है, पैसे का चक्कर है बाबू भैया। तो वो फंस से गए। फंस से कैसे गए, फंस से ऐसे गए कि एक बार जो उन्होंने लोन लिया तो उस लोन में वो बंद गए। अब क्या है, उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। तो द लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू कंपनी, वीवर्स deserted villages and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relation। तो अब क्या होता है, या तो वीवर्स ने क्या करना, गांव छोड़ना चालू कर दिया, भागना चालू कर दिया ना, बोला कि जान बची तो लाखों पाए, यहां से छोड़ो छाड़ो भागो, इन तो गुमस्ता आ जाएंगे पकड़ लेंगे। ठीक है, सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस, दूसरे गांव में जाके काम धंधा चालू कर लिया। अब उस समय पे ऐसा कोई आधार वेरिफिकेशन तो होता नहीं था कि पकड़ लेंगे। फाइन, तो ऐसा एक तरीका यह आजमाया। दूसरा क्या है, कुछ लोगों ने आवाज भी उठाई। तो वीवर्स अलॉन्ग विद विलेज ट्रेडर्स रिवॉल्टेड opposing the company and its officials, कहीं विद्रोह भी हुए। and many weavers began refusing loans, closing down their workshop and taking to agricultural labor। उन्होंने बोल दिया कि काम ही नहीं कर रहे, जाओ काम ही नहीं करना हमें। तो उन्होंने क्या कर दिया, बोल दिया हम तो एग्रीकल्चरल लेबर बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस है, जैसे आप पढ़ोगे हिस्ट्री में तो आपको पता लगेगा कुछ वीवर्स ने अपने हाथ ही काट लिया। क्यों, कैसे काम करवाओगे आप। ठीक है, दिस इज द रियल स्टोरी। हाथ काट ले कुछ वीवर्स ने कि हमें काम ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा प्रताड़ना, इतना ज्यादा परेशानी सहना पड़ती थी उन्हें। समझ में आया। तो ये इंपैक्ट ऑन वीवर्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब हम अगले टॉपिक में घुस रहे हैं, उसके पहले मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। तो देयर वाज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, लेकिन वो टेक्सटाइल का जो सिस्टम था, गोल्डन एज जो हम कह रहे हैं, इट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन विद द कमिंग अप ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस ने आए तो यूरोपियंस ने दो सेक्शन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट किया। एक तो जो लोकल ट्रेडर्स का नेटवर्क था वो कैसे हुगली और वो सारी पोर्ट सिटीज के डिक्लाइन से आपको देखने को मिलता है, सूरत और हुगली और नई पोर्ट सिटीज के राइज से। तो अगर एक क्वेश्चन आपका बन रहा है वैसा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन द इंडियन ट्रेडिंग नेटवर्क विद द कमिंग अप ऑफ यूरोपियन कंपनीज, तो वो हमने देख लिया इंडियन ट्रेडिंग नेटवर्क के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ। अब स्पेसिफिकली वीवर्स का केस पूछा जाए तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ वीवर्स बिफोर द पॉलिटिकल बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर, वो एक केस हो गया। और दूसरा क्या, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ वीवर्स आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन द पॉलिटिकल पावर। How after gaining political power East India Company tried to eliminate competition, control cost and ensured regular supply। तो वो सारे स्टेप्स जो लिए, और अल्टीमेटली व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन द वीवर्स, इंपैक्ट ऑन द वीवर्स। तो हियर इज द आंसर। समझ में आ गया। तो ये सारा टॉपिक हमने समेट लिया है। अब देखो क्या है, अभी तो हमने एक ही चीज देखी है कि कैसे यूरोपियन कंपनीज ने इंडिया में आके इंडिया के सिस्टम को डिसरप्ट किया, बीट दी ट्रेडिंग सिस्टम और दी वीवर्स और आर्टिशियंस की भी बुरी स्थिति कर दी और इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम को भी तोड़ दिया। अभी तो ब्रिटिशर्स आए थे, अब ब्रिटिश कंपनीज आएंगी। ठीक है, अब ब्रिटिश कंपनीज आएंगी तो ब्रिटिश कंपनीज क्या अत्याचार करेंगी वो चीज समझना है। यहाँ पे ब्रिटिश कंपनीज आएंगी तो वो क्या अत्याचार करेंगी वो चीज समझना। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब आप ये मत सोचना कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोई इंडिया की फुटबॉल टीम का मैच हो रहा होगा। मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर मतलब जगह है, इंग्लैंड में जगह है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन का हब कहा जाता है। ठीक है, तो मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया मतलब क्या है कि वहां पे मैनचेस्टर में जो इंडस्ट्रीज थी, अभी क्या है, अभी सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेडर की तरह। अब क्या हो रहा है, वो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो ब्रिटेन में कंपनीज बन रही थी, तो कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही थी वो प्रोडक्ट हमारे आएंगे। पहले हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को यहां से खींच के ले जाने की लड़ाई थी, लेकिन
इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज की अगर हम बात करें तो कॉलोनीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो रहा था, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कॉलोनीज की लोकल इंडस्ट्रीज को भी ठप कर दिया था। वो कैसे, वो आपको यहां समझ में आएगा। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब जैसे आपने पिछला टॉपिक एकदम फ्लो में समझ के आए ना, यहां भी एक फ्लो बना हुआ है, फ्लो मत तोड़ना, ठीक है। यहां भी एक फ्लो बना हुआ है, वो फ्लो मत तोड़ना या टूटने मत देना। देखो क्या है, तो मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, हम चालू करेंगे हेनरी पटोलो के स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। हेनरी पटोलो 1772 में एक स्टेटमेंट दे देते हैं, बस यूं इच्छा होती है उनकी, तो क्या स्टेटमेंट देते हैं कि द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी। क्या कहा हेनरी पटोलो ने कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड वर्ल्ड में कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की जो क्वालिटी है ना, आहा, ठीक है, ऐसी क्वालिटी का कोई और दूसरी क्वालिटी, मतलब इस तरह की क्वालिटी कहीं और प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है। लेकिन ठीक है, हिस्ट्री टेल्स अस हेनरी पटोलो वाज रॉन्ग। क्यों? बट द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन। लेकिन क्या होता है, लेकिन विद टाइम जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स थे ना वो डिक्लाइन हो गए। हेनरी पटोलो वाज लाइक ऐसा कैसे हो गया, मतलब देखो ये स्वाभाविक है। आप भी ऐसे सोचोगे कि जब इतना अच्छा इंडियन प्रोडक्ट था और जब ब्रिटिशर्स खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस चीज को, क्या कंपनी ऑफिशियल थे, ही हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज की इतनी अच्छी क्वालिटी, तो इसकी डिमांड तो कभी कम होगी नहीं। अच्छी चीज की डिमांड कम होती है क्या? नहीं। लेकिन क्या होता है, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, इंडिया से जो सामान जाता था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। क्यों डिक्लाइन होने लगा? तो उसका आंसर सीधा यहां छुपा है। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर से सामान इंडिया में आने लगा था। अब ऐसा तो नहीं है कि इधर से भी सामान उधर से भी सामान, तो पुरानी रामायण की तरह इधर से भी धनुष उधर से भी धनुष, तो दोनों टकरा जाएंगे, बीच में खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैनचेस्टर से सामान यहां कब आ पाएगा? जब यहां से सामान वहां जाना बंद होगा। फाइन, वो चीज आपको अभी आगे समझ में आएगी। तो यहां पे डेटा बताएगा, देखो तो 1811 टू 1812 पीस गुड्स जो थे, तो मतलब जो कपड़ा था, ठीक है, इट अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट होता था, तो इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट होता था उसका 33% हिस्सा क्या था पता है? इंडिया से बने हुए कपड़े जो है, पीस गुड्स जो होते थे, वो इंडिया से जाते थे। टोटल इंडिया जो जितना एक्सपोर्ट करता था उसमें 33% इंडिया से बना हुआ कपड़ा जाता था। लेकिन आगे आने वाले 40 सालों में, जैसे अगर आप देखोगे तो 1850 से 51 के टाइम पीरियड में इट वाज नो मोर देन 3%, तो 33% से 3% पे डिक्लाइन हो गया। तो ये वो वाला पॉइंट है कि बट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन। तो इंडिया, क्या इंडिया के कपड़े की क्वालिटी खराब हो गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सिस्टम ब्रिटिशर्स डेवलप कर रहे थे ना, उस सिस्टम में क्या है, इंडियन एक्सपोर्ट्स को डिक्लाइन होना पड़ा। कैसे? अभी समझ में आएगा। तो सवाल ये है कि व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट वर इट्स इंप्लीकेशंस। तो ये क्यों हुआ, पहला सवाल, और जब ये हुआ तो इसका क्या प्रभाव हुआ होगा, ठीक है। तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इंपैक्ट क्या हुआ। एंड व्हाई डिड द इंडियन एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन ओवर दिस टाइम पीरियड, 1811 से 12 के बीच में, जहां 33% एक्सपोर्ट करते थे हम, ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट्स का 33% शेयर होता था, वो मात्र 3% रह गया 40 सालों में। ऐसा क्या हुआ होगा? तो ये क्वेश्चन है। समझ में आया? कंटेक्स्ट समझ में आया? कंटेक्स्ट क्या है? अब मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया मतलब कि टॉपिक हमारे बता रहे क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज बनी थी और वो इंडस्ट्रीज से जब गुड्स इंडिया में आने लगे तो इंडियन गुड्स की वैल्यू अपने आप कम होने लगी। क्या हमारी क्वालिटी खराब थी? नहीं, उन्होंने स्ट्रैटेजी ऐसी खेली कि हमारे प्रोडक्ट को खराब कर दिया। कैसे? वो समझते हैं, देखो। तो व्हाई देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ये चीज जो है, ये चीज को मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक कहानी समझा देता हूं। देखो कहानी क्या है, पूरी कहानी अच्छे से समझ लेना। ये आपको मतलब विजुअल मेमोरी क्रिएट करने में मदद करेगा। क्या हो रहा है कि ये है ब्रिटेन, चाहो तो आप भी बना ले, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि कॉटन, ये हमने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी थोड़ा थोड़ा समझाता हूं, मैंने उस चैप्टर में भी आपको बताया था कि आगे फिर पढ़ना पड़ेगा। ये ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन है, और ये है हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया, ठीक है। अब स्थिति क्या थी? देखो स्थिति ये थी कि इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट था, तो इंडिया से नॉर्मली क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, इंडिया से पीस गुड्स जो थे, तो शर्ट, ठीक है, धोती कुर्ता, ये सारी चीजें। अब खैर वहां तो कौन धोती कुर्ता पहनेगा, लेकिन फाइन क्वालिटी ऑफ क्लॉथ पीस जो होते थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। फाइन, और इसी चीज के लिए लड़ाई थी। अभी हमने आगे पढ़ा, आगे क्या पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तो इसीलिए तो आई थी कि इंडिया से गुड्स ले जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चीजें कब बदलती पता है? ये नॉर्मल केस था, लेकिन चीजें कब बदलती है? जब यहां पे ब्रिटेन के अंदर भी क्या आती है, इंडस्ट्रीज आती है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज आई, तो अब ये इंडस्ट्रीज जो है, तो इंडस्ट्रीज आई, तो इंडस्ट्रीज को बुरा लगता था क्या, ये चीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज ने मुंह बना लिया, उन्होंने मुंह बिगाड़ लिया, क्या कि जब तक इंडिया से एक्सपोर्ट आता रहेगा तो हम इंडस्ट्रीज में क्या खेल खिलौने बनाए, हमारे गुड्स कौन खरीदेगा।
मैनचेस्टर डेवलप हो रहा था उस समय पे, हमारे गुड्स कौन खरीदेगा? तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये जो लोग थी, ये जो इंडस्ट्रीज थी, इन इंडस्ट्रीज ने क्या किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट को बोला कि कुछ करो यार, ठीक है कुछ करो ना। तो इंडियन गवर्नमेंट मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड। समझ आया क्या? क्यों इंडियन एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, और वो जो इंडस्ट्रीज थी, तो वो इंडस्ट्रीज ये कह रही थी कि जब तक इंडिया से गुड्स आएंगे हम क्या बेचेंगे, खिलौने। तो इसके कारण क्या, सबसे पहले जरूरी था कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को रोका जाए। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया। मतलब क्या है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बाहर जाना बंद हो गए। तो हमारे एक्सपोर्ट जब बंद हो गए तो हमारे ट्रेडर थोड़े से निराश हो गए। उन्होंने बोला कि यार इंटरनेशनल मार्केट हाथ से निकल गया, इंटरनेशनल मार्केट हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि अपने देश में बहुत जनसंख्या, अपने देश के लोगों को कपड़े पहनाएंगे। अब देखो क्या है, अब ये इंडस्ट्रीज जो थी, लालच बुरी बला, तो इन इंडस्ट्रीज ने बोला कि चलो ठीक है ये बंद हो गए, तो ये यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट बंद हो गया, ब्रिटेन में अब गुड्स जा नहीं रहे थे, तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी अब ये क्या हो गई, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज जो थी अब ये खुश हो गई। कैसे खुश हो गई कि चलो अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात है कि अब हम ब्रिटेन में अपना सामान बेच पाएंगे। उन्होंने ब्रिटेन में सबको टोपी पहना दी, मतलब सबको अपने कपड़े जो भी बनाए वो पहना दिए। अब क्या है, अब उन्होंने बोला ब्रिटेन में तो सबको सामान बेच दिया, अब सामान और बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, तो अब वो कहां बेचे? तो उन्होंने फिर नजर इधर घुमाई इंडिया की तरफ, हाँ ये भी तो अपनी कॉलोनी है। तो अब इंडस्ट्रीज ने फिर प्रेशराइज किया। किसको प्रेशराइज किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। क्या बोला कि कुछ करो यार, क्या करो? उन्होंने बोला कि ये जो सामान है ना हमारी इंडस्ट्रीज में जो बन रहा है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ठीक है। तो अब क्या उन्होंने बोला कि ये जो सामान अपनी इंडस्ट्रीज में बन रहा है, ये सामान बेचो ना इंडिया में ले जाके, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया से एक्सपोर्ट तो खत्म हुआ, इंडियन ट्रेडर्स को बुरा लगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो अपनी कंट्री में ही बेच लेंगे। लेकिन गरीबी में गीला आटा क्या हो गया? गरीबी में गीला आटा ये हो गया कि अब ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज से भी गुड्स इंडिया में आने लगे। तो इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ और ब्रिटेन का एक्सपोर्ट टू इंडिया इंक्रीज हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरा इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम जो था, या फिर कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, दे वर हिट हार्ड बाय दी इंडस्ट्रीज विच डेवलप्ड इन ब्रिटेन, या फिर कह सकते हैं जो टॉपिक है हमारा मैनचेस्टर कम्स टू यूरोप। तो इस तरह से मैनचेस्टर की इंडस्ट्रीज जब मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, तो इस तरह से जब मैनचेस्टर की इंडस्ट्रीज इंडिया में आई ना, ठीक है, वहां से बने हुए गुड्स जब आने लगे इंडिया में, तो उससे इंडियन सप्लायर्स, इंडियन प्रोड्यूसर्स, दे वर हिट हार्ड, ठीक है। तो वीवर्स की स्थिति पहले ही खराब थी और यहाँ पे गरीबी में आटा गीला हो गया। समझ में आया? अभी देखना, अभी और देखो कितनी मुसीबतें सहना पड़ी थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो अभी आपको आगे समझ में आएगी। तो ये तो एक चीज बताई मैंने आपको। तो अब ये यहीं पे वो लिखा है कि कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड जब ये डेवलप हुई, अभी जितना भी समझाया ना मैंने इस चार्ट से, वो यहाँ पे आपको बताया गया कि व्हेन द कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड वर डेवलप्ड, दे प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू इंपोज इंपोर्ट ड्यूटीज, कि मतलब इंडिया से गुड्स मत आने दो, है ना, ऑन कॉटन टेक्सटाइल, सो दैट मैनचेस्टर गुड्स could sell in Britain without facing any competition from outside। जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही, तो उन्हें दिख रहा था कि इंडियन क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, हमारे गुड्स तो टिक ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगाओ, बंद करो, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्रिटेन में इंडिया से गुड्स नहीं आना चाहिए। उन्होंने ठीक है वो तो कर दिया। फिर दूसरी चीज क्या है, दे ऑल्सो परस्यूडेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट्स एज वेल। अब आप बोलोगे इंडियन मार्केट्स में लोगों ने खरीद क्यों लिया? तो देखो ये मशीन मेड क्लोथ थे, सस्ते थे, तो लोग आसानी से खरीद लेते थे। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हमने पढ़ा है ना, कनेक्ट करो क्या कि लोग खरीद क्यों लेते थे मशीन मेड क्लोथ्स? क्योंकि वो सस्ते होते थे। तो यहाँ पे यही कॉटन इंडस्ट्री जो इंग्लैंड में डेवलप हो रही थी, तो उन्होंने धीरे से ऐसा ठुस मारा किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि अपन ने इंपोर्ट तो रोक दिया, अब जो अपन ने इतना बना लिया, ढेर लगा ले, तो एक के ऊपर एक शर्ट थोड़ी ना पहनेंगे अपन, ले जाके इंडिया में बेचो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि अब तुम वहां से गुड्स मत लाओ, यहां से ले जाके बेचो, ठीक है। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट ये हुआ कि एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स, ब्रिटिश कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट कहां पे? इंडिया में, ठीक है, इंक्रीज ड्रामेटिकली इन दी अर्ली 19th सेंचुरी। तो एक्सपोर्ट का वो बढ़ गया बहुत ज्यादा। और एक और इंपैक्ट हुआ कि एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन गुड्स जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होते थे, तो इट डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली, ठीक है, इट डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन दी अर्ली 19th सेंचुरी। जैसे डेटा भी देखोगे तो नंबर्स बताते हैं क्या कि ब्रिटेन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा था इंडिया में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। एंड दिस प्रूव्स मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ठीक है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, इस तरह से। समझ में आया? तो आई होप आपको वो फ्लो समझ में आया। फ्लो समझ में आया तो सब समझ में आया। आगे क्या होता देखो, तो कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। तो जो इंडिया के लोकल प्रोड्यूसर्स थे, इंडिया के जो कॉटन वीवर्स थे, उन्होंने दो प्रॉब्लम फेस करी। मैंने बताया ना क्या कि सबसे पहले तो देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड। जब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट अपने हाथ से खो दिया। लेकिन वो सोच रहे थे कि चलो डोमेस्टिक मार्केट में ही सामान बेच लेंगे। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि दी लोकल मार्केट श्रैंक
बीइंग ग्लटेड विद द मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। तो जो लोकल मार्केट था वो भी उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। क्यों? क्योंकि लोकल मार्केट वाज बीइंग ग्लटेड विद द मशीन मेड क्लोथ्स। और वो मशीन मेड क्लोथ इंडिया में क्यों बिक रहे थे? तो मैंने बता दिया कि मशीन मेड क्लोथ थे, सस्ते पड़ते थे, उस कारण बिक रहे थे खूब। इंडिया की जनता खूब पहन रही थी। उन्हें बड़ी इकोनॉमिक्स क्या समझ में आती है? उन्हें समझ में आता है कि ये 500 रुपए का कपड़ा, ये 300 रुपए का, तो 300 वाला खरीद लेता हूं, ऐसा। ठीक है, आया ना समझ में क्या कहानी हो रही है? आई होप आप उस फ्लो को मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि इंडियन जब मैनचेस्टर मेड गुड्स इंडिया में आने लगे तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट ये हुआ कि हमने देखा कि किस तरह से इंडियन मार्केट जो डिसरप्ट होता है, इंडियन वीवर्स वगैरह है, तो दे वर फेसिंग डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, एंड पैरेलल टू दैट एक और प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम ये भी बताता हूं मैं कि क्या हो रहा है। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, देयर लोकल मार्केट श्रैंक व्हिच वाज बीइंग ग्लटेड विद द मशीन मेड गुड्स। उसी के साथ साथ पैरेलल टू इट बाय 1860s वीवर फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम। तो ये वीवर जो है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना, दुख काहे नहीं खत्म हो रहा रे। ठीक है, तो उस तरह से वीवर एक और प्रॉब्लम फेस करते, क्या कि प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन। अब वीवर को एक और समस्या सहना पड़ी, क्या कि वीवर जो थे उन्होंने देखा अपना इंटरनेशनल मार्केट गया, कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर दूसरा क्या हुआ? दूसरा देखा कि लोकल मार्केट भी जा रहा है, क्यों? क्योंकि मशीन मेड गुड्स आ रहे हैं, सह लेंगे थोड़ा। लेकिन अब समस्या यहां ये हो रही है कि उन्हें जो भी थोड़ा बहुत भी मार्केट था उनके पास, उस मार्केट में गुड्स बेचने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शर्ट बना रहे कॉटन की, तो उसके लिए रॉ कॉटन चाहिए रहेगा। लेकिन अब उन्हें क्या है, वो रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल कौन ले जाएगा? रॉ मटेरियल खींच के कौन ले जाने लगेगा? रॉ मटेरियल खींच के ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वाले ले जाने लगेंगे। हमने उसमें पढ़ा भी था क्या कि इंडिया से आगे वाले पार्ट में जैसे हमने देखा भी था क्या कि इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट जो है डबल हो गया। क्यों? कॉटन खाने थोड़ी ना लगे थे वहां के लोग। क्यों होने लगा था? क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे और इस कारण से वहां की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन कर रही थी। और वो प्रोडक्शन कर रही थी तो रॉ मटेरियल उन्हें कहां से मिलेगा? तो उन्होंने देखा कि जहां प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया में कॉटन बेल्ट थे गुजरात महाराष्ट्र के, यहां से ले जाने लगे खूब कॉटन। ठीक है, अब जब यहां से कॉटन जाने लगा तो हमारे इंडियन वीवर्स को रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी। समझे वो चीज? तो अब यहां पे क्या है, तो व्हाई द इंडियन वीवर्स फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ द सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन इन 1860s। तो 1860s में इंडियन वीवर्स ने सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन की प्रॉब्लम को क्यों फेस किया? तो आप तो एक पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। और दूसरा चीज क्या है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी तो उन्हें रॉ मटेरियल पहले भी मिल रहा था। कहां से? अमेरिका वगैरह से ले लेते थे। लेकिन अमेरिका में सिविल वॉर हो जाती है 1840s के टाइम पीरियड में। अब वहां लोग लड़ बैठे तो वहां कॉटन की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन कम हो गया। तो जब कॉटन सप्लाईज फ्रॉम यूएस वर कट ऑफ तो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। ब्रिटेन ने ऐसे घूम के ऐसे देखा इधर मिलेगा कॉटन। तो जब अमेरिका से उनको सप्लाई बंद हो गया तो उन्होंने इंडिया की तरफ मुंह घुमा लिया। और इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस होता था। तो इसके चलते क्या होता है, व्हेन द रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड, इंडिया से अब क्या होने लगा, रॉ कॉटन मतलब पहले गुड्स ले जाते थे, गुड्स बंद कर दिया, वहां से गुड्स उन्होंने डंप करना चालू कर दिए। ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो रॉ मटेरियल भी यहां से उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो यहां हमारे यहां जो रॉ मटेरियल था उस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाने लगा, रॉ कॉटन को। तो हमारे जो वीवर्स थे उनने क्या बोला कि अब क्या हम जॉब छोड़ दें फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे वीवर्स को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। ठीक है, और जितना रॉ मटेरियल था तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि सब एक्सपोर्ट हो जाता था, बहुत कम बचता था। तो डिमांड सप्लाई का खेल है, जब सप्लाई ही कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज एंड फोर्स्ड टू बाय रॉ कॉटन एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस। ठीक है, मतलब बहुत भयंकर प्राइसेस पे, एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस पे उन्हें क्या करना पड़ रहा था, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल था ही नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुड्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है तो कंट्री में क्या होने लगता है, अगर किसी चीज की कमी होती है तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है। तो वही यहां पे भी हुआ कि इंडियन वीवर्स को यह समस्या भी देखनी पड़ी। अब एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा आपको कि व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑन द वीवर्स विथ द मैनचेस्टर मेड गुड्स कमिंग अप इन इंडिया। तो जब मैनचेस्टर मेड गुड्स इंडिया में आने लगे तो वीवर्स वगैरह के ऊपर क्या इंपैक्ट हुए। तो इस तरह से अगर आपको सवाल बनेगा तो उस सवाल का जवाब आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने देख लिया पूरा कि किस तरह से वो इफेक्ट हो रहे थे। तो एक पॉइंट से एक्सपोर्ट डिक्लाइन होना, इंटरनेशनल मार्केट श्रैंक होना, डोमेस्टिक मार्केट भी डिक्लाइन हो जाना, साथ ही साथ रॉ मटेरियल की सप्लाईज में प्रॉब्लम आना। और यहां पे ठीक है, एक मतलब तीन प्रॉब्लम, मतलब एक चौथी प्रॉब्लम और बताता हूं मैं आपको क्या है। पैरेलल टू दिस फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शन फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स। ब्रिटेन से, मैनचेस्टर से मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, वो कम नहीं थे। इंडिया में भी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई।
इंडिया मतलब अभी वीवर्स की स्थिति खराब हो रही है, तो इंडिया में भी क्या होने लगी, इंडिया में भी मशीन मेड गुड्स प्रोड्यूस होने लगे, तो कंपटीशन पे कंपटीशन बढ़ गया। तो फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शन फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स। तो इंडियन वीवर्स हैड टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द मैनचेस्टर मेड गुड्स। इंडियन मशीन मेड गुड्स सप्लाई है ही नहीं, उन्होंने बोला कि अब जॉब ही छोड़ दो इससे अच्छा, ठीक है, सत्यानाश टाइप की स्थिति हो गई उनकी। उन्होंने बोला कि क्या बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वीवर्स ने फेस करी विद द कमिंग अप ऑफ यूरोपियंस, विद द कमिंग अप ऑफ मैनचेस्टर मेड गुड्स, विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। आपको अब यहां पे एक बहुत बड़ी पिक्चर अच्छी तरह से बड़ी तरीके से क्लियर हो गई होगी। क्या बड़ी पिक्चर बड़ी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज कैसा रहा, बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट रहा। किस कंटेक्स्ट में, वीवर्स के, लोकल मर्चेंट्स के, ट्रेडर्स के, उनका पूरा का पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो गया, और क्यों, कैसे, क्या हुआ, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है। तो एक बार मुस्कुरा दो इसी बात पे। तो आई होप आपको यहां तक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। अब अगर एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो फैक्ट्रीज कम अप, फैक्ट्रीज आती है। अब कहां पे फैक्ट्रीज आती है, तो द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। ये चीज समझना। अब क्या हो रहा है कि फैक्ट्रीज धीरे धीरे आना शुरू हो रही है इंडिया में, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कि अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगिन प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज में सिर्फ हमने सहा ही है, सहने के अलावा हमने कुछ थोड़ा सा काम भी किया है। क्या काम किया है, तो इंडिया में भी धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया में भी फैक्ट्रीज आई, ठीक है। वीविंग सेक्टर जो था, वीवर्स थे, ट्रेडर्स थे, आर्टिशियंस थे, उन्होंने बहुत नेगेटिवली फेस किया चीजों को। लेकिन इंडिया में भी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते फैक्ट्रीज आएगी। तो अगला टॉपिक आपका वही है कि फैक्ट्रीज कम अप। तो जो फैक्ट्रीज आती हैं, तो जैसे फर्स्ट कॉटन मिल, ये जो स्लाइड है इस पे आपको डेटा दिया गया है 1 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। क्या डेटा दिया गया 1 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, देखो तो दी फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। 1854 में पहली कॉटन मिल जो है, पहली कॉटन मिल कहां आती है, बॉम्बे में आती है, ध्यान रहेगा। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 एंड वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। फिर क्या होता है 1864 में 4 mills वर एट वर्क विथ 94,000 स्पेंडल्स एंड 2,150 लूम्स। तो फिर क्या हो रहा है, जैसे स्पिंडल्स मतलब वो एक एक चक्री, तो पहले क्या होता था, वीवर एक चक्री एक घुमाता था, फिर जैसे स्पिनिंग जेनी वगैरह आई थी, और वैसे फिर पावर लूम्स, मिल्स वगैरह और डेवलप होते चले गई। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देख रहे हैं इंडिया में भी फैक्ट्रीज आ रही हैं। अब वही बात की जाए जूट की, तो फर्स्ट जूट मिल केम अप इन बंगाल। आप ज्योग्राफी में भी ये चीज पढ़ोगे, ऋषिरा, ठीक है, नियर बंगाल। तो द फर्स्ट being set up in 1855 and the another 7 years later in 1862। तो पहली जूट मिल कहां पे आती है, बंगाल में, 1855 में। फाइन, ये हो गया। उसके बाद में फिर क्या है, अब मिल्स जो है और बड़े बड़े फैक्ट्री लाइन पे आप जैसे देखोगे तो नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर इन 1860s एंड अ ईयर लेटर फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेट अप। अहमदाबाद की फर्स्ट कॉटन मिल 1861 में आ गई। फिर बाय 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन, मद्रास में भी आ गई। तो कंट्री में चौतरफा क्या होने लगी, धीरे धीरे फैक्ट्रीज जो है, मिल्स जो है, पावर लूम जो है, ये फैलना चालू हो जाते हैं, ठीक है, ये फैलना चालू हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता होगा आपके मन में कि ये फैक्ट्रीज कहां से आती है, कौन थे ये लोग जिन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, मतलब क्या ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया में फैक्ट्रीज लगा दी कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे। तो वो जो जितने भी सवाल है आपके मन में कि कौन थे, किसने फैक्ट्रीज लगाई, ये सारे सवालों के जवाब आप देखते हैं। तो दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, अर्ली एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने वाले कौन, इंडियंस थे। उनके पास पैसा कहां से आया, कौन थे वो लोग, तो अब वो चीज समझना। क्वेश्चन बनता है कि हु वर दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, यहां पे ध्यान रखिएगा। और हाउ डिड दे स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, हाउ दी अर्ली फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया। तो अर्ली फैक्ट्रीज कैसे आई, देखो द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विथ चाइना। तो बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स की अगर बात करें तो इट गोज बैक टू द ट्रेड विथ चाइना। कैसे ट्रेड विथ चाइना, ये पॉइंट समझना। द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विथ चाइना, कि हमारे यहां जो बिजनेस ग्रुप बने वो ऐसे नहीं बन गए कि बस उनके पास में उनको सोने की खदान वदान मिल गई थी। जब चाइना के साथ में ट्रेड होता था, चाइना के साथ के ट्रेड में क्या कहानी थी, देखो 3 प्लेयर थे। 3 प्लेयर कौन थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है, चाइना वाले और इंडिया वाले। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में तो कब्जा करके बैठ ही गए थे, तो इंडिया से वो क्या करते थे, इंडिया से वो ओपीएम वगैरह चाइना को पहुंचाते थे और चाइना से सिल्क विल्क ले जाते थे ब्रिटेन में। तो इस तरह से ट्रेड चलता था, बढ़िया, इस तरह से ट्रेड चलता था। अब आगे क्या होता देखो, तो the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England, tea, silk, ये सारी चीजें ले जाते थे। तो many Indians became junior player in this trade।
तो अब ये जो ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के रास्ते ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत सारे इंडियंस क्या हो जाते हैं, जूनियर प्लेयर बन जाते हैं। उन्होंने क्या बोला कि बहती गंगा में अपन भी हाथ धो लो, ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है, तो हम इनकी मदद करेंगे, जूनियर प्लेयर बन जाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे सर्किट टाइप से काम करना चालू कर दिए। ब्रिटिशर्स अगर मुन्ना भाई थे, तो इंडियन प्लेयर्स जो थे, इंडियन एंटरप्रेन्योर जो थे, वो क्या है, जूनियर प्लेयर बनके काम करने लगे। अब वो क्या काम करते थे, तो दे यूज्ड टू प्रोवाइड फाइनेंस, प्रोक्यूरिंग सप्लाईज एंड शिपिंग कंसाइनमेंट्स। ठीक है, तो जो भी काम रहता था वो संभाल लिया करते थे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, और इसके चलते इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने धीरे धीरे अपना वेल्थ बिल्डअप कर लिया। अब सवाल बहरूपिया होता है, ये आपको पता है, तो सवाल किसी भी तरह से आ जाए, सवाल अगर ऐसे आ जाए कि हाउ डिड द ट्रेड विद चाइना हेल्प इंडिया टू बिल्ड इट्स अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंडियन मतलब जैसे ब्रिटेन जो है तो ट्रेड करता था चाइना के साथ में, उस पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस में इंडियन जो थे जूनियर प्लेयर की तरह काम करने लगे, और इंडियन जब जूनियर प्लेयर की तरह काम करते थे तो दे यूज्ड टू प्रोवाइड फाइनेंस, प्रोक्योर सप्लाईज एंड शिपिंग कंसाइनमेंट्स, और इसके चलते क्या होता है, दे हैव अर्नड वेल्थ। अब हैविंग अर्नड थ्रू दिस ट्रेड, इस ट्रेडिंग सिस्टम में जूनियर प्लेयर की तरह रोल प्ले करते हुए कुछ पैसा उन्होंने कमा लिया इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने। तो सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो उन्होंने बोल दिया कि अब सर्किट से मुन्ना भाई बनने का टाइम आ गया है। उन्होंने क्या बोला, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, दे हैड विजन, क्या विजन था उनका, ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया। उन्होंने ये सोचा कि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज अब इंडिया में ही डेवलप किया जाए, हम जूनियर प्लेयर की तरह क्यों रोल प्ले करें, हम अपना खुद का काम शुरू करें। ठीक है, हम अपना खुद का काम शुरू करें, ये बात करी। तो हु वर दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, पॉइंट आ गया अब यहां पे। तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स समझ में आ गया कि कैसे वो बने, हाउ डिड दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज, वो चीज समझ ली। अब कौन थे ये लोग, कौन थे ये लोग, तो ये सारे नाम देखो यहां पे, जैसे आप देखोगे फोटोज, तो इनमें से बहुत सारे नाम जो है आज भी प्रोमिनेंट है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, टैगोर फैमिली, तो इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून इन चाइना ट्रेड बिफोर ही turn to the industrial investment, setting up 6 joint stock companies in 1830s and 1840s। बहुत पहले 1830s 1840s में इन्होंने क्या कर लिया, द्वारकानाथ टैगोर ने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज एस्टैब्लिश करी। दो 1940s के बाद में डिक्लाइन भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको। फिर इन बॉम्बे पारसीज लाइक दिनशॉ पेतित, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, तो टाटा हाउस आज से नहीं है, उस समय से, और तब से अपनी लेगेसी को बनाए रखा है। ठीक है, तो हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया, accumulated their initial wealth partly from the exports to China and partly from raw cotton shipments to England। तो चाइना का ट्रेड इंग्लैंड के साथ में कुछ रॉ कॉटन पहुंचाना, इसके थ्रू क्या है, टाटाज ने, दिनशॉ पेतीत, तो इन सभी लोगों ने भी क्या अपना वेल्थ जनरेट किया। सेठ हुकुमचंद का नाम आता है, अ मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1970, ऑल्सो ट्रेडेड चाइना। ठीक है, ऑल्सो ट्रेडेड विद चाइना। तो अगर आप देखेंगे तो सेठ हुकुमचंद का नाम आ गया, सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन। फिर क्या है, सो डिड द फादर एज वेल एज द ग्रैंडफादर ऑफ फेमस इंडस्ट्री जीडी बिरला। जीडी बिरला रिसेंट है, तो इनके दादाजी और पिताजी, उन्होंने भी वेल्थ इसी तरह से विद द ट्रेड विद चाइना एंड अदर कंट्रीज गेन किया वेल्थ। समझ आया? तो दे वर दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। अब ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट थे, उसके अलावा भी कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स आल्सो। ठीक है, तो हाउ द कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स अदर देन चाइना, तो यहां पे वो पॉइंट बताया गया कि ट्रेड विद बर्मा, मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, इन कंट्रीज के साथ भी हमारा ट्रेड होता था। साथ ही साथ क्या है, ग्रुप्स ऑपरेटेड इन इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स थे जो कई दूसरे देशों में ट्रेड नहीं कर रहे थे, इंडिया में ही ऑपरेट करते थे। मतलब इंडिया में ही क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाना, मतलब बोलते ना मल्टीनेशनल कंपनी थी, नेशनल कंपनीज थी जो कंट्री के अंदर ही काम करते थे। बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स। तो कुछ लोग ऐसे भी ग्रुप्स थे जो कंट्री के अंदर ही काम कर रहे थे, जरूरी नहीं कि सब इंटरनेशनल ट्रेड से अपनी वेल्थ बनाए। और जब मौका मिला, व्हेन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ओपनड अप, many of them set up factories। तो जब मौका मिला तो इन्हीं में से काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश कर ली, इन्हीं में से काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश कर ली। तो दिस वाज द स्टोरी। समझ में आया कि किस तरह से अर्ली एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज होते हैं, कौन थे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, क्या सिर्फ चाइना से ही ट्रेड किया, तो नहीं, द कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर नेटवर्क्स आल्सो। डोमेस्टिक बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स भी थे, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी खुद की भी फैक्ट्रीज लगाई। समझ में आ गया यहां तक? अब लेकिन अगर आप देखोगे ना तो आप बोल रहे हो कि सर क्या बात है, ठीक है मेक इन इंडिया चल रहा है, लेकिन यहां एक समस्या थी कि हमारे लोग प्रयास जरूर कर रहे थे लेकिन उतना सफल नहीं हो पा रहे थे। क्यों? कि ऊपर परछाई किसकी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहां पे वही चीज समझना होगा कि द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड
कॉलोनियल कंट्रोल जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वो इंडियन ट्रेड के ऊपर पूरी नकूच कसे हुए थे अपनी, और उसी के चलते क्या हो रहा है कि ट्रेडर्स जो थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। ट्रेडर को बहुत कन्फाइंड स्पेस में काम करना पड़ता था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं सकते थे, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आने ही नहीं दिया जाता था। कैसे? तो दे वर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग, ठीक है, दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यूरोप में वो यहां से, जैसे मैंने बताया ना कि इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के तो एक्सपोर्ट होते ही नहीं थे, रॉ मटेरियल खरीद खरीद के ले जाते थे। तो इस कारण से क्या है कि उन्हें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो यूरोप में बेचने नहीं दिया जाता था इंडियन ट्रेडर्स को। अब उन्होंने क्या बोला, ठीक है, तो एक तो हमारा मार्केट ही खत्म हो गया, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम बेच ही नहीं सकते। दूसरा क्या है, हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड गुड्स, फूड ग्रेन्स, रॉ कॉटन, ओपियम, व्हीट एंड इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। तो जब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं पहुंचा सकते तो वो रॉ मटेरियल ही बेचते थे, ओपियम बेच रहे हैं, रॉ कॉटन बेच रहे हैं, व्हीट बेच रहे हैं, इंडिगो बेच रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स को जरूरत रहती थी, जो वहां खेती नहीं हो पाती थी, वो रॉ मटेरियल इंडिया से बेचा करते थे। तो सिर्फ कन्फाइंड स्पेस में ही ट्रेड कर पाते थे, ठीक है। दीज वर द डिफिकल्टी फॉर इंडियन ट्रेडर्स। समझ में आ रहा है? दे वर आल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। शिपिंग बिजनेस जो है तो पोर्ट्स वगैरह से भी उनको बाहर निकाल दिया कि तुम अंदर देश में बेच लो, ज्यादा एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं तुम्हें। तो देयर वर मेनी डिफिकल्टीज फॉर इंडियन ट्रेडर्स, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये डिफिकल्टीज प्रिवेल करती रही। क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक डिफिकल्टीज प्रिवेल करती रही? देखो, तो व्हाट वाज द सिचुएशन टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इनफैक्ट कंट्रोल्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज पूरी इंडियन इंडस्ट्रीज को मैनेज करती थी। जैसे यूरोपियन, ये क्या है मैनेजिंग एजेंसीज? मतलब कि यूरोप की कंपनीज थी जो इंडिया में फंड्स, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, इन सारी चीजों को कंट्रोल करती थी, मैनेज करती थी। तो सम ऑफ द प्रोमिनेंट वर, ठीक है, बर्ड हिगलिंगर्स एंड कंपनी, ठीक है, एंड्रयू यूल एंड जार्डिन स्नीकर्स एंड कंपनी। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारी कंपनीज थी, ये सारी कंपनीज क्या कर रही थी, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी वो इंडियन ट्रेड को मैनेज कर रही थी, एंड देयर वाज नो स्कोप लेफ्ट फॉर इंडियन ट्रेडर्स। समझे? दीज एजेंसीज मोबिलाइज्ड कैपिटल, सेट अप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज्ड देम। तो ये जो कंपनीज थी, ये जो एजेंसीज थी, ये क्या करती थी, ये जो कंपनीज थी, ये क्या करती थी, एक तरह से ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो थी फंड को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना, ये देखना कि इंडिया में कहां कैसे बिजनेस ग्रो होगा, कहां इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब सब कुछ ब्रिटिश कंट्रोल, यूरोपियन कंट्रोल में था। समझ में आ रहा है? तो इन मोस्ट इंस्टेंसेस इंडियन फाइनेंसर्स प्रोवाइडेड द कैपिटल। तो इंडियन फाइनेंसर्स का पैसा जरूर लग जाता था, लेकिन यूरोपियन एजेंसीज जो रहती थी तो सारा इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डिसीजन वो खुद लेती थी। अब जब बिजनेस डिसीजन वो ले रही है तो इंडियंस के लिए क्या स्कोप रह गया? समझ में आया? द यूरोपियन मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स which Indian businessmen were not allowed to join। तो ये यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो थे तो उनका खुद का अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह सब कुछ था, जिसमें इंडियंस जो थे they were not allowed। अब जब इंडियंस अलाउड ही नहीं थे तो इंडियंस क्या थे, बैठे थे पीछे वाली सीट पे, ड्राइविंग सीट पे कौन थे? यूरोपियंस थे। समझ में आ गया यहां तक? तो ये पूरी स्थिति बताई मैंने आपको कि फैक्ट्रीज कम अप वाला ये जो पार्ट पढ़ा हमने, फैक्ट्रीज कम अप वाला पार्ट पढ़ा, तो उसमें देखा कि इंडियन इंडस्ट्रीज आई। अब इंडियन इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो हुई, कौन एंटरप्रेन्योर्स थे, वो एंटरप्रेन्योर्स कहां से फंड लेके आए, उन्होंने क्या इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी, डिफिकल्टीज क्या थी, वो डिफिकल्टीज वाली सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब पॉइंट यह आता कि फिर क्या हुआ सर, मतलब हम तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, सिचुएशन टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में तो खेल हो गया। कैसे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि वो आगे जो आप टॉपिक पढ़ोगे, पेक्युलरिटीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इससे क्या हुआ, चीजें बदली, हवा का रुख बदला और हमारे एंटरप्रेन्योर्स फिर आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारा दबदबा बढ़ता है। तो जो आगे हम पढ़ेंगे ना, कौन सा, पेक्युलरिटीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाला टॉपिक, तो वो यही बताता है कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी इंडियन इंडस्ट्रीज पहाड़ का सीना चीरते हुए पेड़ के रूप में कैसे बाहर निकल आई, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कहानी खत्म हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो आगे पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक में अगर बात करें कि चलो फैक्ट्रीज आ गई, एंटरप्रेन्योर देख लिए, लेकिन वही वाली बात है कि चलेगा तो सब कुछ वर्कर्स के हिसाब से। वही यूरोप के केस में भी हमने देखा था कि चाहे हैंड लेबर हो, चाहे स्टीम पावर, सब कुछ हो, लेकिन वर्कर्स को भी तो स्पॉटलाइट दी जाए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्कर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो अगला टॉपिक जो आपका, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, वर्कर्स कहां से आते थे। अगला टॉपिक आपका ये रहेगा कि वर्कर्स कहां से आते थे। तो फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स, विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज्ड। अब फैक्ट्रीज को क्या चाहिए रहता है, फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स, विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज्ड। फाइन, अब फैक्ट्रीज बढ़ रही है, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर, तो वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई। अब वर्कर्स आएंगे कहां से? तो जैसे यहाँ पे डेटा क्या बताया गया कि 1901 में देयर वर 584,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज,
और यही जैसे अगर आप देखोगे तो 1946 आते आते तो 40-46 मतलब 45 सालों में द नंबर वाज ओवर 2,463,000 इतने वर्कर्स हो गए थे इंडियन फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो वर्कर्स बहुत तेजी से बढ़े। तो सवाल ये कि ऐसा थोड़ी ना वर्कर्स वही फैक्ट्री में एक वर्कर ने दूसरे वर्कर को डाल दिया तो 4 वर्कर निकल के आ गए, मतलब वर्कर डालो वर्कर निकालो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वर्कर कहां से आते थे? वेयर डिड दी वर्कर्स कम फ्रॉम? दिस इज द क्वेश्चन। तो वेयर डिड दी वर्कर्स कम फ्रॉम? तो इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड। तो जहां पे इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, तो वो बॉम्बे में अगर इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है तो बॉम्बे के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहां से वर्कर्स निकल के आएंगे। ऐसा था ना कि यार पास में अपने घर के पास ही फैक्ट्री लगी है तो घर के पास ही लगी है तो घर से ही जा सकते हैं फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, वो केस था। तो इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड, peasants and artisans who found no work in village went to the industrial centers in search of work। जिन peasants को, जिन artisans को, जैसे हमने देखा peasants, artisans, weavers वगैरह, उनका तो पूरा क्या कर दिया था, मैंने बताया ना, मार्केट बिठा ही दिया था। तो जिनके पास कोई काम नहीं रहता तो उन्होंने सोचा कि अब अपना तो सब कुछ बंद हो ही गया, किसी ने कुछ और खोला है फैक्ट्री वैक्ट्री, तो चलो वहीं चल के काम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही होता था। फॉर एग्जाम्पल इन बॉम्बे दे केम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रत्नागिरी। फाइन, तो जैसे बॉम्बे, तो बॉम्बे के आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड की बात करें तो रत्नागिरी वगैरह, तो रत्नागिरी से आ जाते थे बॉम्बे में काम करने। और अगर आपने रत्नागिरी का नाम सुनते से आपके दिमाग में, ठीक है, बिड़े के काका जी आ जाते हैं रत्नागिरी वाले, तो यू आर द ट्रू फैन ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट्स, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है, वर्कर्स बॉम्बे पहुंच गए। वाइल इन द मिल्स ऑफ कानपुर गॉट मोस्ट ऑफ देयर टेक्सटाइल हैंड्स फ्रॉम दी विलेजेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कानपुर। तो जैसे कानपुर में मिल्स आई तो कानपुर की मिल्स में काम करने के लिए विलेजर्स कहां से आए? आजू बाजू के क्षेत्र से। समझ रहे हो? तो मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेज एंड द सिटी रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। तो अधिकतर ये जो गांव से जैसे वर्कर्स जाते थे तो क्या है, सिटीज में जाके काम वगैरह करते थे, और जब हार्वेस्ट का टाइम आता था, फेस्टिवल्स आते थे, तो वापस अपने गांव भी लौट आते थे। तो आपको क्या देखने को मिलता था? टेम्परेरी माइग्रेशन चलता रहता था, एक टेम्परेरी माइग्रेशन चलता रहता था। और इस तरह से वर्कर्स जो है तो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से आते थे। समझ में आ गया? तो वर्कर्स की डिमांड बढ़ी फैक्ट्रीज के आने के साथ में। फ्रॉम वेयर डिड दी वर्कर्स केम फ्रॉम? तो वर्कर्स कहां से आए? तो एडजेसेंट एरिया से आए, वो भी हो गया हमारा। अब आगे जिसे देखोगे तो ओवर टाइम एज द न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, लेकिन अब फिर जैसे जैसे खबर फैली ना, अरे वो घनश्याम का लड़का तो काम करने बाहर गया था, अच्छा पैसा कमा रहा है, वहां उसको काम भी मिल गया शहर में, तो अब क्या होने लगा, अब लोग टूट पड़े शहर की तरफ। तो ओवर टाइम एज द न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड वर्कर्स ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंस इन होप ऑफ वर्क इन मिल्स। ठीक है, और जब खबर सुनी तो लोग फिर क्या है, बहुत बहुत दूर तक जाने लगे पैदल पैदल। जैसे एग्जांपल में दिया गया कि उत्तर प्रदेश, फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड जूट मिल्स ऑफ कोलकाता। कहां उत्तर प्रदेश है, कहां कोलकाता है, कहां बॉम्बे है। लेकिन अब क्या, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, वहां पे आप जैसे देखोगे तो क्या हो रहा था कि लोग अनएम्प्लॉयड थे, तो उसके चलते लोग वहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड जूट मिल्स ऑफ कोलकाता, तो बहुत लोग लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाने लगे। ठीक है, गेटिंग अ जॉब वाज नॉट इजी टास्क। अब ऐसा भी नहीं है, वही वाली बात है कि उनकी रेड कारपेट एंट्री हो रही है, तो चले तो जाते थे लेकिन वहां काम मिलना बड़ा कठिन होता था। क्यों? क्योंकि द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। तो जितने लोग काम की तलाश कर रहे थे ना, उतने काम हमेशा होते नहीं थे, काम हमेशा कम ही रहते थे। मतलब वही वैकेंसी कम है, एप्लीकेंट्स ज्यादा है। तो अब दिखती बात है कि कुछ लोगों को तो बेरोजगारी घूमना पड़ेगा, कुछ लोगों को बेरोजगारी घूमना पड़ेगा। तो वही चीज यहां हो रही थी। तो दी नंबर्स सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन दी जॉब्स अवेलेबल। और इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, इसी के चलते आपको यह देखने को मिलता है कि बड़ा एक तरह का वैसी विडंबना वाली सिचुएशन हो जाती है, किसको काम मिले किसको काम ना मिले। तो वर्कर्स की भी स्थिति जैसे यूरोप में थी वैसी ही इंडिया में भी थी कि जॉब वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। अब यहां पे क्या होता था, इस पूरे सिचुएशन में एक आदमी बहुत दमदार तरीके से अपनी पोजीशन को असर्ट करता था, वो था जॉबर। यहां पे हु वाज जॉबर करके क्वेश्चन आ जाएगा, रोल क्या था जॉबर का ये भी समझ लो। तो देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स। वेरी ऑफन द जॉबर वाज द ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। हु वाज जॉबर? तो जॉबर वाज अ ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। अब मान लो मेरी इंडस्ट्री है, अब मेरे पास इतना काम थोड़ी ना रह जाएगा कि मैं ये देखूं कि किसको भर्ती करना है, किसको नहीं, किसको काम पे रखना है, किसको काम पे नहीं। तो क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल एचआर जो होते थे ना, ट्रेडिशनल एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले जो मतलब क्या कह सकते हैं, एचआर मैनेजर्स जो होते थे, तो ट्रेडिशनल एचआर मैनेजर्स में जॉबर का नाम आता था। तो जॉबर कौन होता था? तो जो इंडस्ट्री शुरू होती थी, जो ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर्स होते थे, तो उनको प्रमोट करते थे, बोलते थे
कि रामू चाचा आज से आप काम नहीं करोगे, आज से आपको क्या कर दिया है, एचआर बना दिया है, अब आप क्या करोगे, नए लोगों को काम पे लेके आओगे। तो रामू चाचा तो अब मुझ पे ताव देके इस तरह से कि हाँ आप बताता हूं मैं, देखो। तो रामू चाचा अपने गांव जाएंगे, गांव वालों के सामने जाके बैठ जाएंगे, बोलेंगे चाय पिलाओ, जिस जिसको काम चाहिए चलो मेरे साथ में काम दिलाता हूं। तो रामू चाचा के तो अलग ही स्वैग हो गए फिर, ठीक है, झांकी है उनकी फिर तो वही चीज है। देखो यहाँ पे दिया भी गया हेड जॉबर, हेड जॉबर की जैसे आप कपड़े वगैरह देख लोगे, पॉस्चर देख लोगे, छाता वाता इस टाइप से खड़े, तो वो दिखाते थे कि उनकी पोजीशन में वो रॉब था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स। वेरी ऑफन द जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, ensured them jobs, helped them settle in the city and provided them money in times of crisis। तो जॉबर क्या था, जॉबर कौन था, what was the role played by him? तो जॉबर क्या अपने गांव से लाता था किनको, वर्कर्स को, उनको जॉब देता था। बुरे समय में जॉबर उनकी मदद भी करता था, ऐसा नहीं थी खतरनाक आदमी होता था, मनी वगैरह भी देता था इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विथ सम अथॉरिटी एंड पावर। तो इसी के चलते क्या जॉबर जो है तो एक पर्सन विद अथॉरिटी एंड पावर बन गया। तो छोटे मोटे चुनाव में जॉबर को जिता दिया करते थे लोग, चौल वगैरह में, ठीक है। ही बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर एंड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर। कभी कभी क्या बोलता था कि लाओ हमने तुम्हारे लिए इतना किया तो हमें क्या फी पे करो, गिफ्ट्स दो। तो कभी कभी ऐसे अकड़ में भी आ जाते थे। बाकी दिस वाज द सिचुएशन, ठीक है। ही वाज द जॉबर एंड व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय हिम, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप जिस देखोगे ना, तो द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज्ड ओवर टाइम। हाउएवर they were a small proportion of the total industrial workforce। तो फैक्ट्री में वर्कर्स का नंबर बढ़ रहा था, लेकिन जो टोटल वर्कफोर्स थी, उस टोटल वर्कफोर्स में आज भी इन द सेंस कि उस समय पे वर्कफोर्स का जो टोटल प्रोपोर्शन था, उस टोटल प्रोपोर्शन में फैक्ट्री वर्कर्स कम ही थे, ठीक है। कुछ ऐसा डेजावू टाइप से लग रहा है क्या? क्यों? क्योंकि हमने यूरोप के केस में भी देखा था, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में हमने क्या देखा था, ये देखा था ना क्या कि वर्कर्स जो थे, तो वर्कर्स तब भी क्या है, इंडस्ट्रीज आ गई थी, लेकिन फिर भी मात्र 20% वर्कर ही कहां काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, बाकी मेजोरिटी लोग हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में ही काम कर रहे थे। और यही चीज अगले टॉपिक के लिए आपको क्या कर रही है, हिंट दे रही है, पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है ना, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि मार ही डाला सर, वीवर्स, लोकल सिस्टम, चाहे हमारे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, सबने समस्याएं सही, लेकिन उन समस्याओं के बावजूद भी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज पूरी तरह से वैनिश नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या अलग बात थी? फाइन, वो वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट होने वाला है। अब समझ में आया यहां तक? वो वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट होने वाला है। तो आई होप आपको यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है। एक बार ये वाला टॉपिक समेटते हैं, फिर हम पेक्युलरिटीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रीज जो है कॉलोनीज में ग्रो होती है, यूरोपियंस के आने से क्या इंपैक्ट होता है ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर, वीवर्स के ऊपर, वीवर्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें। अब वीवर्स तो अफेक्ट हो गए, वीवर्स इफेक्ट होने के बाद में आप देखोगे कि एक तो यूरोपियंस के आने से, और दूसरा जब यूरोपियन कंपनीज के गुड्स आना चालू होते हैं, व्हेन मैनचेस्टर मेड गुड्स केम इन इंडिया, उससे वीवर्स के ऊपर, मर्चेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, ठीक है। तो वो सारा चीजें भी कि इंटरनेशनल मार्केट खो देना, डोमेस्टिक मार्केट शैंक हो जाना, सप्लाई जो है रॉ मटेरियल की ना मिलना, और इंडिया में भी फैक्ट्रीज आ जाना, तो कंपटीशन वहां भी बढ़ गया। अब इंडिया में जब फैक्ट्रीज आती है तो कौन लाता है, अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, कैसे बने, कहां से आए, ठीक है, क्या डिफिकल्टीज फेस करते थे, और वर्कर्स कहां से आते थे, और ये जॉबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे क्या कहानी है, ठीक है, आगे जो होगा हमारा पार्ट, तो उसमें हम वो वाला मतलब पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाली चीज पढ़ेंगे, लेकिन वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो अब हम यहां क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पे आज के सेशन को समाप्त कर रहे हैं। फाइन, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्या है, क्लास 10th के बच्चों का रिजल्ट है। तो बहुत चौचक रिजल्ट आया, बहुत खतरनाक सा, काफी अच्छा स्कोर क्या है। होप यू पीपल ऑल्सो स्कोर वेरी वेल, ठीक है। आप भी ऐसा ही इसी तरह से स्कोर करो, मेहनत करो, तैयारी करो। अनअकैडमी पर पेड जो क्लासेस रहती है वो 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक, जो अनअकैडमी ऐप पर होती है। प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ये सारे फीचर्स होते हैं। और आइकॉनिक में 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है, पर्सनल गाइडेंस, आपको एक मेंटर रहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाती है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। फाइन, उसी के साथ साथ क्या है, स्पेशल क्लास जो होती है, तो स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पर होती है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो स्पेशल क्लास अब मेरी जो आगे होने वाली है 26 को, मतलब यानी कि कल हम लोग पोल सेशन खेलेंगे, ठीक है। तो आप हाफ ईयरली के एग्जाम आपके लगभग चल रहे होंगे, तो एक कंप्लीट रिवीजन हो जाता है एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दी स्पेशल क्लास, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।
साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ जैसे डाउट सॉल्विंग जो है, तो डाउट सॉल्विंग क्लास, ये चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। परसों अगर आपको कोई डाउट है तो 5:45 पे इसके हम डाउट सॉल्विंग भी करवा देंगे। फाइन, ये हो गया। अब उसी के साथ साथ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग योर अटेंशन, क्या कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अगस्त 22 से 26 तक ऑफर चल रहा है अनलॉक 20। ये अनलॉक 20 जो ऑफर है, तो इसमें क्या रह रहा है, आपको 10% की जगह 20% क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है ऑन टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 22,000 में पड़ता है, बट ठीक है, इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन इन दिस टाइम पीरियड एंड यूजिंग द कोड दिगराज, आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो वो आपको 22 की जगह 18 में पड़ेगा, यू कैन सेव अप टू 20%। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया। वही आइकॉनिक में भी आप क्या कर सकते हो, आइकॉनिक में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लेते हो तो यू विल गेट इट फॉर 29,000 एंड यू कैन सेव अप टू 20%, विच इज 7,000। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द अनलॉक 20। मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं, तो अभी कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, क्लास 9th और क्लास 10th, क्लास 9th और 10th की 9th की मेरी रेगुलर क्लासेज जो होती है अनअकैडमी पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है, क्लास 10th की भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है, 10th की 7 से 8 होती है। ठीक है, 9th की क्लास 8:45 to 9:45 होती है। तो रेगुलर क्लासेस के साथ साथ एक और नया कोर्स जो भी लाया हूं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज वाला है। ठीक है, तो 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ, 2-3 क्लासेस उसमें हम ले चुके हैं टेस्ट की, और अभी इसी तरह से हाफ ईयरली के चैप्टर्स के टेस्ट चलते रहेंगे। साथ ही साथ क्लास 10th की अगर बात करें, तो क्लास 10th का जो कोर्स है, तो क्लास 10th का कोर्स हमारा एवरी सैटरडे टेस्ट होता है, जैसे 9th को होता है वो 7 PM होता है। ठीक है, इसमें भी 2-3 क्लासेस हो चुकी है। तो आई होप यू एंजॉयड दी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। मिलेंगे अब हम पार्ट 3 के साथ कल, तो तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना लेक्चर्स देखने के बाद में। कल चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, विल सी यू टुमारो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।